तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा जेपीएससी मेंस इकोनॉमिक्स का क्लास नंबर 20 है और आज की क्लास में हम लोग भुगतान संतुलन वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आपको पिछले क्लास में बताया गया था कि भुगतान संतुलन क्या होता है, भुगतान संतुलन के अंतर्गत हम लोग कितने प्रकार के खाता को शामिल करते हैं। इसके अलावा आपको बताया गया था कि जो भुगतान संतुलन है उसमें आपका 3 तरह का खाता होता है, जिसमें आपका तो है पहला करेंट अकाउंट यानी कि चालू खाता, दूसरा है कैपिटल अकाउंट यानी कि पूंजी खाता और तीसरा हो जाता है आपका फॉरेक्स रिजर्व अकाउंट यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार। इसके बाद हम लोग चालू खाता यानी कि जो करेंट अकाउंट है इसमें किसको शामिल करते हैं, फिर जो आपका कैपिटल अकाउंट है इसमें किसे शामिल किया जाता है वो सब हम लोग पिछले क्लास में जान रहे थे बेसिक। इसके अलावा बोला गया था कि सरकार का एक बही खाता होता है जिसको हम लोग बैलेंस शीट कहते हैं और उस बैलेंस शीट में जो है वो सरकार लेखांकन के सिद्धांतों का प्रयोग करता है आकलन करने के लिए, यानी कि अकाउंटिंग के प्रिंसिपल का जो है वो प्रयोग करता है। और जो अकाउंटिंग का जो सिद्धांत है यानी कि अकाउंटिंग का जो प्रिंसिपल है वो आपका दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के माध्यम से होता है, यानी कि डबल एंट्री बुक कीपिंग इसके माध्यम से होता है। और ये जो है आपका बैलेंस शीट, इसमें आपका जितना भी मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं का और सेवाओं का जो लेन देन हो रहा है, यानी कि देखिए सबसे पहले बात याद रखिए इसमें अंतर्राष्ट्रीय लेन देन को शामिल किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय आयात निर्यात को शामिल किया जाता है। आयात निर्यात में किसको किसको, तो पहला हो जाएगा आपका आयात निर्यात, देखिएगा तो पहला हो जाएगा आपका वस्तु का आयात निर्यात, दूसरा है सर्विसेज का आयात निर्यात और तीसरा है कैपिटल का यानी कि पूंजी का आयात निर्यात। वस्तु का जो आयात और निर्यात है और जो सेवाओं का जो आयात और निर्यात है और एक आपका जो पूंजी का जो आयात और निर्यात है वही आपका अंतर्राष्ट्रीय लेन देन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आयात और निर्यात कहलाता है, ये बताया गया। इसके अलावा जो बैलेंस शीट है इसमें आपका 2 तरह के अकाउंट भी होता है, एक तो हो जाएगा आपका चालू खाता यानी कि करेंट अकाउंट और एक हो जाएगा आपका पूंजी खाता यानी कि कैपिटल अकाउंट, ये हो गया। इसके बाद बताया गया था कि जो आपका करेंट अकाउंट है यानी कि चालू खाता है इसमें आपका वस्तु और सेवाओं का जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको शामिल करते हैं, साथ ही साथ इसमें जो आपका फैक्टर इनकम का जो ट्रांजैक्शन हो रहा है यानी कि किसी के लिए फैक्टर पेमेंट, जैसे कि फर्म का यानी कि फैक्ट्री का फैक्टर पेमेंट किसी व्यक्ति के लिए फैक्टर इनकम कहलाता है, तो उस फैक्टर इनकम को भी यहीं पे चालू खाता में शामिल किया जाता है। उसके अलावा जो भी आपका पूंजी का ट्रांजैक्शन होता है, आदान प्रदान होता है, जैसे कि आपका एनआरआई डिपॉजिट हो गया, एफडीआई हो गया, एफआईआई हो गया, एफपीआई हो गया, गवर्नमेंट के द्वारा दूसरे देशों से लिया गया लोन हो गया, दूसरे देशों से या फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से हम लोगों को जो मिलता है ग्रांट्स यानी कि अनुदान, या फिर हम लोग को जो मिल रहा है डोनेशन यानी कि दान, इन सभी को हम लोग इसी में शामिल करते हैं। समझ में आ गया? जी हाँ। अगर विदेशी बैंकों से अगर हम लोग किसी प्रकार का लोन ले रहे हैं तो वो भी आपका पूंजी खाता में ही शामिल होता है। यहाँ तक कि जो है बेसिक बातें आपको समझा दिया गया था, इसमें आई होप दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आपको बतलाया गया था जो आपका करेंट अकाउंट होता है यानी कि जो आपका चालू खाता होता है। करेंट अकाउंट की बात करें तो करेंट अकाउंट में आपका 2 तरह का इसके अंदर भी खाता होता है, एक तो होता है आपका है दृश्य खाता, एक होता है आपका अदृश्य खाता। दृश्य खाता में वस्तु और सेवाओं का जो आयात और निर्यात हो रहा है उसको हम लोग शामिल करेंगे, और अदृश्य खाता में 2 चीज़, एक तो आपका अदृश्य खाता में जो सेवाओं का जो आयात और निर्यात हो रहा है उसको हम लोग शामिल करते हैं, इसके अलावा जो प्रेषण का यानी कि रेमिटेंस का जो आयात और निर्यात हो रहा है उसको भी हम लोग शामिल करते हैं। इसको हम लोग बोल दिए ए, इसको बोल दिए हम लोग बी, इसको बोल दिए हम लोग सी। ठीक है, अब देखिए ये है आपका क्या, तो ये है आपका चालू खाता में, ये है आपका दृश्य खाता, ये है आपका अदृश्य खाता। दृश्य खाता की बात कीजिएगा तो ये आपका नेगेटिव में होता है, जबकि अदृश्य खाता की बात कीजिएगा तो ये आपका पॉजिटिव में होता है। और माइनस और प्लस हमेशा हम लोग को पता है कि ये आपका माइनस प्लस माइनस होता है या फिर प्लस माइनस का तो वो भी माइनस ही होता है। तो ओवरऑल देखिएगा कि आपका जो चालू खाता है यानी कि जो करेंट अकाउंट है ये आपका माइनस में हो जाता है। ये आपका पॉजिटिव में हुआ था, वो लॉकडाउन के टाइम में हुआ था, बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए हुआ था। हम लोग अगर ए बी सी सभी को मिला दे तो आपका चालू खाता यानी करेंट अकाउंट बन के आ जाएगा, और वहीं का केवल हम लोग ए को रखें तो उसको बोलेंगे दृश्य खाता, और बी और सी दोनों को मिला दे तो उसको हम लोग बोलते हैं अदृश्य खाता। यहाँ तक कि जो है वो बातें आपको समझ में आ गई होगी। ये आपका है चालू खाता में ये सभी डाटा था, यानी करेंट अकाउंट में ये सभी डाटा था। इसी तरह आपका कैपिटल अकाउंट में भी 3 तरह का खाता होता है, आप उसको भी देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए कि ये है आपका कैपिटल अकाउंट, ये है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में भी आपका 3 तरह का खाता होता है, एक तो हो जाएगा आपका एनआरआई अकाउंट, क्या बोले हम एनआरआई अकाउंट, दूसरा हो जाएगा फॉरेन कैपिटल अकाउंट। पहला है एनआरआई अकाउंट, दूसरा है फॉरेन कैपिटल अकाउंट और तीसरा है आपका डेब्ट अकाउंट या फिर
बोरोइंग अकाउंट। तो डेब्ट अकाउंट यानी कि लोन का अकाउंट खाता, और एक है बोरोइंग अकाउंट यानी किसी को हम बोलते हैं उधार का खाता। तो ये आपका कैपिटल अकाउंट में 3 तरह का खाता होता है, जबकि करेंट अकाउंट में 2 तरह का खाता होता है, विजिबल और इनविजिबल। और कैपिटल अकाउंट में 3 तरह का खाता होता है, एनआरआई अकाउंट, फॉरेन कैपिटल अकाउंट और आपका डेब्ट अकाउंट, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग बोरोइंग अकाउंट। ठीक है, तो वहाँ पे 1 2 3 यानी कि ABC किया गया था। यहाँ पे इसको ABC के बात कर दीजिए, या तो मान लीजिए उसको 1 2 3, तो इसको मान लेंगे 4 5 और 6। उसको ABC माने थे, इसको मान लीजिए DE और F। यानी कि अगर आप ABCDEF यानी कि 1 2 3 4 5 6 सभी को जब आप मिला देते हो तो वही आपका बैलेंस शीट बनकर आ जाता है। समझ में आ गया यहाँ तक की बात है? जी हाँ, यही इंपॉर्टेंट है और यही आपको बैलेंस शीट के अंतर्गत यही चीज़ आपको पढ़ना भी है, यही चीज़ जानना भी है। ये आइए बैलेंस शीट की बात करेंगे। तो बैलेंस शीट में याद रखिएगा, ये आपका बैलेंस शीट है, इसमें आपका 6 तरह का मद शामिल होगा। पहले तो देखिए, इसमें आपका 2 तरह का पक्ष रहेगा। एक तरफ रहेगा आपका देनदारी, जिसको हम लोग बोलते हैं देनदारी, यानी कि देना है, यानी कि वो डेबिट्स हो गया, यानी कि आयात करेंगे तभी देंगे ना, यानी कि वो आप व्यय से जुड़ा हुआ रहेगा। और वही जो है वो आपका विदेशी मुद्रा का बहिर्प्रवाह कहलाएगा, यानी कि आउटफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, यानी कि हमारे देश से जो है विदेशी मुद्रा यानी डॉलर बाहर जा रहा है। इसके तरफ एक पक्ष हो जाएगा आपका लेनदारी, यानी कि क्रेडिट, यानी कि हम जब निर्यात करेंगे तो पैसा हमारे पास आएगा, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे आयात। और इसी बोलते हैं हम लोग विदेशी मुद्रा का अंतःप्रवाह, यानी कि इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, यानी कि यहाँ पे दूसरे देशों से जो डॉलर है वो हमारे देश में आ रहा है। तो एक तरफ हो जाएगा आपका देनदारियाँ, एक तरफ हो जाएगा लेनदारियाँ। लेनदारी मतलब क्रेडिट और देनदारी मतलब डेबिट, मतलब देना। इसमें भी देखिएगा 1 2 3 4 5 और 6 तरह का रहेगा इसमें आइटम्स यानी वस्तु। इसमें से 1 2 3 जो है ये आपका करेंट अकाउंट से जुड़ा हुआ रहेगा। क्या रहेगा? करेंट अकाउंट से जुड़ा हुआ रहेगा। और 4 5 6 जो है वो आपका कैपिटल अकाउंट से जुड़ा हुआ रहेगा। आई होप आप समझ में आ गया होगा आपको ये कहानी जो हम बोलना चाह रहे थे। करेंट अकाउंट से जुड़ा हुआ रहेगा, यानी कि वस्तुओं में जो होने वाला जो आयात और निर्यात है उसको शामिल करेंगे एक में। दूसरा में सेवाओं में जो होने वाला आयात और निर्यात है उसको शामिल करेंगे। तीसरा में प्रेषण में जो होने वाला आयात और निर्यात है उसको शामिल करेंगे। चौथा में एनआरआई अकाउंट में होने वाला आयात और निर्यात को शामिल करेंगे। पाँचवा में हम लोग फॉरेन कैपिटल अकाउंट में होने वाले जो भी है फॉरेन कैपिटल का आयात और निर्यात को शामिल करेंगे। और छठा में हम लोग डेब्ट यानी कि बोरिंग में होने वाला जो आयात और निर्यात है उसको शामिल करेंगे। तो नीचे वाला आपका 3 गो कैपिटल अकाउंट से जुड़ा हुआ रहेगा, जबकि ऊपर वाला 3 गो करेंट अकाउंट से जुड़ा हुआ रहेगा। यहाँ तक की बातें आपको जो है वो समझ में आ गई होगी। ये बहुत बेसिक है, ये आपको समझ में आ गया ना, तो आप ये बैलेंस शीट में कभी भी परेशान नहीं होइएगा। फिर बस यही जानना है आपको और कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो ये समझ में आ गया था, एक तरफ आपका देनदारी होगा। देनदारी जो है वो आपका डेबिट्स यानी कि आयात यानी कि व्यय पक्ष से जुड़ा हुआ रहेगा, इसको हम लोग डेबिट आइटम्स कहते हैं। एक तरफ आपका लेनदारी होगा जिसमें आपका क्रेडिट यानी कि निर्यात यानी कि आय से जुड़ा हुआ रहेगा, इसको हम लोग बोलेंगे क्रेडिट आइटम्स। और बीच में होगा इंडिया का प्रेजेंट सिचुएशन, यानी कि भारत का वर्तमान में स्थिति कैसा है कैसा नहीं है सो, क्योंकि ये भी हम लोगों को जानना पड़ेगा ना, यानी कि वर्तमान में भारत का स्थिति कैसा है सो। अब देखिएगा, पहला हम लोग रखेंगे यहाँ पे वस्तुओं का आयात, दूसरा रखेंगे सेवाओं का आयात, और तीसरा रखेंगे हम लोग प्रेषण यानी कि रेमिटेंस का बहिर्प्रवाह या फिर फैक्टर इनकम का बहिर्प्रवाह। यही रखेंगे 3 गो। एक तरफ तो है आपका देनदारी यानी कि वस्तुओं का आयात कर रहे हो तब आप देनदारी यानी कि आपको व्यय करना पड़ेगा, डेबिट्स होगा। एक तरफ रखोगे वस्तुओं का निर्यात यानी कि आप क्रेडिट कर रहे हो यानी कि पैसा आ रहा है। एक तरफ रखोगे आप सेवाओं का आयात, एक तरफ रखोगे सेवाओं का निर्यात। एक तरफ रेमिटेंस यानी कि प्रेषण का करोगे आप आयात यानी कि बहिर्प्रवाह करोगे, एक तरफ आप प्रेषण का और जो फैक्टर इनकम है उसका आप इनफ्लो यानी कि अंतःप्रवाह करोगे। क्लियर? यहाँ तक की बातें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए भारत की स्थिति क्या है। तो जब हम लोग वस्तुओं का आयात और वस्तुओं के निर्यात की बात करेंगे तो याद रखिएगा कि इसको हम लोग विजिबल अकाउंट यानी कि दृश्य मद कहते हैं। क्या कि वस्तुओं का जो आयात और जो निर्यात हो रहा है वो आपका दृश्य अकाउंट में शामिल होता है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे दृश्य मद। समझे? और इंडिया की स्थिति इसमें जो है वो नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि हम लोग का आयात जो है वो आपका ज़्यादा है और निर्यात जो है वो आपका कम है। ठीक है ना, ये समझ में आ गया। तो भारत का स्थिति देखेंगे तो आपका जो विजिबल अकाउंट में जो भारत की स्थिति है वो आपका नेगेटिव में है, क्योंकि हम लोग आयात ज़्यादा करते हैं और निर्यात कम करते हैं। इसके अलावा देखिए ये जो आपका दृश्य मध्य है इसे बोला जा रहा है, इसे ही हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी कि BOT। ठीक है ना।
जो कि नेगेटिव है इंडिया में, और ये जो पार्ट है वो बीओपी का छोटा सा पार्ट है। यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही एक छोटा सा पार्ट होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि भुगतान संतुलन कहलाता है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि भुगतान व्यापार कहलाता है। ठीक है ना। न व्यापार संतुलन, बीओपी यानी कि भुगतान संतुलन, और बीओटी यानी कि व्यापार संतुलन, ऐसा होगा। तो एक तरफ हो जाएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक तरफ हो जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट, और बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही छोटा सा पार्ट है। दूसरा हो जाएगा आपका सेवाओं का आयात, देनदारी साइड, और इधर हो जाएगा आपका लेनदारियों के साइड सेवाओं का निर्यात। इसमें भारत का स्थिति क्या है, इसको हम लोग सर्विस अकाउंट या फिर सेवा मद भी कहते हैं, या फिर इसको हम लोग इनविजिबल मद भी कहते हैं, या फिर इनविजिबल अकाउंट भी कहते हैं। इसमें इंडिया की स्थिति क्या है, पॉजिटिव है, अच्छी बात है। सेवाओं का निर्यात में हम लोग का स्थिति कैसा है, अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि हम लोग निर्यात ज़्यादा करते हैं आयात के कंपेरिजन में। ठीक है। तो करेंट अकाउंट में आपका विजिबल अकाउंट और आपका जो है ये जो है ना नॉन विजिबल अकाउंट या फिर इनविजिबल अकाउंट, दोनों को शामिल करते हैं। ये तो आपका नेगेटिव में है और ये आपका पॉजिटिव में है। ओवरऑल देखिएगा कि आपका जो है करेंट अकाउंट वो भी नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा तीसरा है आपका रेमिटेंस, यानी कि जो प्रेषण है, प्रेषण का जो बहिर्प्रवाह हो रहा है, या फिर जो फैक्टर इनकम का जो बहिर्प्रवाह हो रहा है, ये भी आपका भारत देखिएगा, इसमें भी भारत पॉजिटिव में है। यानी कि इसको हम लोग प्रेषण खाता यानी कि रेमिटेंस अकाउंट भी कहते हैं, जिसमें देखिएगा रेमिटेंस अगर अकाउंट पे अगर हम लोग बात करें तो रेमिटेंस अकाउंट में हम लोग किसको किसको शामिल करते हैं वो आपको पीछे बताया गया था। यानी कि रेमिटेंस अकाउंट में हम लोग साधन लागत, यानी कि श्रम, लाभ, ब्याज, किराया, इसके साथ साथ जो गिफ्ट है, अनुदान है या उपहार है, पुरस्कार, अनुदान, ग्रांट्स, यानी कि इसके अलावा विदेशी सहायता, डोनेशन, दान, इन सभी को हम लोग शामिल करते हैं प्रेषण के अंतर्गत। और इसके लिए बाकायदा एक अलग खाता भी चलता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेषण खाता यानी कि रेमिटेंस अकाउंट। ये भी देखिएगा भारत में भारत की स्थिति इसमें भी जो है वो पॉजिटिव है। यानी कि भारत में जो प्रेषण है वो आपका ज़्यादा आता है, जबकि यहाँ से भारत से दूसरे देशों में प्रेषण जो है वो कम जाता है। आगे देखिए, प्रेषण का एक तरफ हम लोग बहिर्प्रवाह लिख दिए हैं, एक तरफ हम लोग लिखेंगे प्रेषण का अंतःप्रवाह। ठीक है, वो हम लोग लेनदारियों की साइड लिखेंगे। अब भारत का स्थिति क्या है इसमें, तो भारत का स्थिति जो है वो आपका पॉजिटिव है। ओवरऑल देखिएगा तो ऐसा पाइएगा आप कि वस्तुओं के आयात और निर्यात की अगर हम लोग बात करें तो इसमें भारत का स्थिति कैसा है, नेगेटिव है। सेवाओं के आयात और निर्यात की अगर हम लोग बात करें तो इसमें भारत की स्थिति क्या है, पॉजिटिव है। प्रेषण के आयात और निर्यात की बात करेंगे तो इसमें भी भारत की स्थिति क्या है, पॉजिटिव है। तो माइनस प्लस माइनस फिर माइनस प्लस माइनस, यानी कि ओवरऑल देखिएगा तो आपका ये जो है कैपिटल करेंट अकाउंट जो है वो आपका माइनस में है, चालू खाता। ठीक है, चालू खाता आपका क्या है, ओवरऑल माइनस में है, नेगेटिव में है। आई होप यहाँ तक की बातें जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। ये आपको अब घबराने की आवश्यकता नहीं है इसमें। अब देखिए ये तीनों जो है वो आपका किस में शामिल था, तो ये जो तीनों जो है वो आपका चालू खाता में यानी कि करेंट अकाउंट में शामिल था। अब करेंट के बाद हम लोग को चलना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट की तरफ, और कैपिटल अकाउंट भी आपका जो है वो आपका उसमें भी 3 तरह का शामिल रहेगा। ये जो है वो आपका पूंजी खाता यानी कि कैपिटल अकाउंट कहलाता है। और जब हम लोग कैपिटल अकाउंट की बात करेंगे तो इसमें भी आपका 3 तरह का चीज़ शामिल होगा। एक तरफ तो आपका होगा, इसमें क्या बताया हम कि कैपिटल अकाउंट में हम लोग पूंजी का जो है वो अंतःप्रवाह और जो बहिर्प्रवाह होता है यानी कि आदान और प्रदान जो होता है उसी को हम लोग शामिल करते हैं। तो एक तरफ हम लोग लिख देंगे कैपिटल का यानी कि पूंजी का बहिर्प्रवाह, क्या लिखेंगे, पूंजी का बहिर्प्रवाह, बहिर्प्रवाह कर रहे हैं यानी कि डेबिट कर रहे हैं यानी कि हम लोग आयात कर रहे हैं। और एक तरफ लिख देंगे पूंजी का अंतःप्रवाह यानी कि कैपिटल का इनफ्लो, यानी कि उसको हम लोग जब निर्यात करेंगे तो तब ना हमारे पास कैपिटल आएगा। जी हाँ, बीच में लिखेंगे हम लोग इंडिया का प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है। ठीक है, जो भी आपका पूंजी का जो बहिर्प्रवाह हो रहा है, पूंजी का जो अंतःप्रवाह हो रहा है, इसमें भी आपका देखिएगा कि 3 तरह का डायमेंशन बनता है, इसलिए हम लोग पूंजी खाता में भी 3 तरह के खाता को ही शामिल करते हैं। क्या क्या बोला जा रहा है वो देख लीजिए। पहला है आपका निवासियों के द्वारा, यानी कि भारत के जो निवासी है, देखिए एगो निवासी वर्ड होता है, एगो होता है आपका नागरिक, दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो निवासियों के द्वारा विदेशी बैंकों में किया जाने वाला जो जमा है, यानी कि हमारे देश में जो निवासी, देखिए अगर ब्रिटेन का आदमी हमारे हमारे देश में अगर 1 साल रह गया तो वो हमारे देश का निवासी कहलाएगा, लेकिन हमारे देश का नागरिक नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर ही कहलाएगा।
जो नागरिक होगा उसको देश में सभी लाभ उसको मिलेगा, लेकिन जो निवासी होगा उसको देश के सभी लाभ जैसे कि ये सार्वजनिक लाभ नहीं मिलेगा, उसको वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा, उसको सरकार का जितना भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका भी लाभ उसको नहीं मिलेगा। तो जो हमारे यहाँ निवासी रहते हैं, दूसरे देश के लोग जो लोग रह रहे हैं, वो अपने विदेशी बैंकों में पैसे जमा करेंगे। तो जो वो लोग जो विदेशी बैंकों में पैसा जमा करेंगे, यानी कि हमारे देश से पैसा जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे निवासियों के द्वारा बैंकों में किया जाने वाला जो भी जमा है, जो भी डिपॉजिट है, उसके द्वारा क्या होता है, पूंजी का बहिर्प्रवाह होता है। तो ये हम लोग कर दिए। दूसरा साइड हम लोग लिखेंगे कि जो आपका NRI है, यानी कि नॉन रेसिडेंशियल ऑफ इंडियंस, तो NRI के द्वारा भारतीय बैंकों में भी किया जाने वाला जो भी जमा है उसको हम लोग बोलेंगे NRI डिपॉजिट। यानी कि हमारे देश के भी तो लोग ब्रिटेन में जाके रह रहे हैं, तो वो जो रह रहे हैं वहाँ पे भी वो भारतीय बैंकों में पैसे जमा करेंगे ना। तो ऐसे में भारतीय बैंकों में जब वो पैसे जमा करेंगे, वहाँ का पैसा, यानी कि हमारे देश में विदेशी मुद्रा का क्या हो रहा है, अंतर प्रवाह हो रहा है। और वहीं अगर हमारे देश का वही देखिए, अगर हमारे देश का जो है नागरिक जो विदेश में रह रहा है, वो आपके लिए क्या कहलाएगा, NRI कहलाएगा। तो NRI लोगों के द्वारा भी भारतीय बैंकों में जो जमा किया जाता है, जो डिपॉजिट किया जाता है, जिसको हम लोग NRI डिपॉजिट कहते हैं, वो आपका पूंजी का अंतर प्रवाह हुआ। और वहीं जो भी भारत में जो निवासी है ब्रिटेन का, वो रह रहा है और विदेशी बैंकों में पैसा जमा कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे पूंजी का बहिर्प्रवाह। ठीक है, क्लियर। अब देखिए इसमें भारत के संदर्भ में क्या है, तो इसको हम लोग NRI अकाउंट भी कहते हैं। इसको हम लोग NRI अकाउंट से इसको हम लोग जो है वो मैनेज करते हैं। इसमें भारत की स्थिति देखिएगा तो ये आपका पॉजिटिव है। भारत की स्थिति कैसा है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। इसके अलावा चौथा के बाद हो जाएगा नेक्स्ट पाँचवा बोला जा रहा है कि घरेलू अर्थव्यवस्था, यानी कि भारत से विदेशों को होने वाला पूंजी का बहिर्प्रवाह, यानी कि हमारे देश से जो है वो विदेशी देशों में पूंजी का जो है वो बहिर्प्रवाह हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जी हाँ, यानी कि घरेलू अर्थव्यवस्था से, डोमेस्टिक इकोनॉमी से, यानी कि हमारे भारत देश से विदेशों में होने वाला जो पूंजी का जो बहिर्प्रवाह है, ये आपका ये भी हो ही रहा है ना, ये पूंजी का जो बहिर्प्रवाह हो रहा है। इसके अलावा एक तरफ रखेंगे अंतर प्रवाह में हम लोग कि विदेशों से भी हमारे यहाँ पे FDI के रूप में, FPI के रूप में, FII के रूप में, इत्यादि के रूप में देखिएगा कि घरेलू अर्थव्यवस्था, यानी कि भारत में होने वाला पूंजी का अंतर प्रवाह। तो एक तरफ हमारे यहाँ से दूसरे देशों में पूंजी का बहिर्प्रवाह भी हो रहा है, तो एक तरफ हमारे यहाँ पे विदेशी देशों से पूंजी का अंतर प्रवाह भी हो रहा है। और इसमें भारत की स्थिति क्या है, पॉजिटिव है। यानी कि जो घरेलू अर्थव्यवस्था से जो पूंजी का जो बहिर्प्रवाह है, वो मान लो कि 100 करोड़ रुपया हो रहा है, लेकिन विदेशों से FDI, FPI और FII के रूप में, यानी कि विदेशों से हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में, यानी घरेलू अर्थव्यवस्था में जो पूंजी का जो अंतर्प्रवाह है, वो है मान लो आपका 120 करोड़। तो हमारे देश से जा रहा है 100 करोड़ और उधर से आ रहा है 120 करोड़, तो यानी कि हम फायदे में है कि नहीं है, 20 करोड़। तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। जी हाँ, नेक्स्ट हो जाएगा आपका छठा नंबर पॉइंट कि आपको बताया गया था ना कैपिटल अकाउंट में 3 तरह का, एक तो आपका NRI अकाउंट, एक तरफ आपका NRI अकाउंट होगा, एक तो हो जाएगा आपका फॉरेन कैपिटल अकाउंट, और दूसरा हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा आपका डेब्ट अकाउंट, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं बोरिंग अकाउंट। तो तीसरा हम लोग चल जाएंगे कि सरकार के द्वारा या फिर जो भी भारतीय कंपनियां हैं उनके द्वारा विदेशों को लोन दिया जाता है या फिर विदेशों को उधार दिया जाता है। ये जो लोन है, ये जो उधार है, ये आपका दीर्घकालिक भी होता है और ये आपका अल्पकालिक भी होता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो सिंपल सी बात याद रखिएगा कि सरकार के द्वारा सरकार या फिर जो भी भारतीय कंपनियां हैं, इनके द्वारा भी विदेशियों को लोन दिया जाता है, इनके द्वारा भी विदेशियों को सहायता दिया जाता है, उधार दिया जाता है, वो भले अल्पकालिक हो दीर्घकालिक हो। तो ये जो भी हम लोग भारतीय कंपनियां या फिर भारत सरकार दे रही है, इससे क्या हो रहा है, पूंजी का बहिर्प्रवाह हो रहा है, यानी कि आउटफ्लो हो रहा है ना, आउटफ्लो ऑफ कैपिटल हो रहा है ना। जी हाँ, इसके अलावा घरेलू अर्थव्यवस्था में, यानी कि हमारे भारत में भी देखिएगा कि विदेशों से प्राप्त होने वाला जो भी सरकारी आय है या फिर सरकारी सहायता जो है या फिर जो निजी ऋण है, ये भी मिलता है। यानी कि हम लोग भी किसी देश को या विदेशों को उधार देते हैं, ऋण देते हैं, वहीं विदेश से भी हम लोगों को उधार और ऋण मिलता है। तो अगर हम लोग उधार और ऋण हम लोग भारत से दे रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम लोग पूंजी का बहिर्प्रवाह। वहीं अगर विदेशी देशों से हमारे घरेलू अर्थव्यवस्था में अगर पूंजी का अंतर्प्रवाह हो रहा है, यानी कि पूंजी आ रही है, तो उसको बोलेंगे पूंजी का अंतर्प्रवाह। क्लियर। और इसके संदर्भ में भी देखिएगा कि भारत का स्थिति कैसा है, तो भारत का स्थिति जो है वो आपका पॉजिटिव ही है। यानी कि हमारे देश से पूंजी का जो है, पूंजी हम लोग कम दे रहे हैं, जबकि हमारे देश में पूंजी आ बहुत ज़्यादा रहा है। तो इस तरह से देखिएगा आपका ये तीनों पॉजिटिव है और वहाँ पे आपका कैसा था, तो वहाँ पे जो है वो आपका नेगेटिव पॉजिटिव दोनों था। तो इस तरह से देखिएगा आपका
कि जो आपका करेंट अकाउंट है वो आपका क्या है, तो वो आपका नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि वहाँ पे वस्तुओं का जो आयात और निर्यात हो रहा है वो आपका नेगेटिव में है, सेवाओं का आयात और निर्यात पॉजिटिव में है, रेमिटेंस का आयात और निर्यात पॉजिटिव में है। वहीं अगर हम लोग पूंजी खाता की अगर बात करेंगे तो इसमें NRI डिपॉजिट ये आपका पॉजिटिव में है। इसके अलावा पूंजी का जो अंतर प्रवाह हो रहा है वो भी आपका पॉजिटिव में है। इसके अलावा देखिएगा तो आपका जो भी विदेशी देशों को ऋण और जो उधार दिया जा रहा है वो भी आपका पॉजिटिव में है। यानी कि ओवरऑल पाइएगा कि आप जब बैलेंस शीट को देखिएगा तो इसमें आपका 6 तरह का मद को शामिल कर रहे हैं हम लोग, और इसमें 2 तरह का अकाउंट शामिल होता है, 1 से 3 करेंट अकाउंट, 4 से 6 आपका कैपिटल अकाउंट। तो करेंट अकाउंट तो आपका नेगेटिव चला जाएगा और जो आपका कैपिटल अकाउंट है वो आपका पॉजिटिव चला जाएगा, और माइनस प्लस फिर आपका माइनस ही चला जाएगा। ओवरऑल अगर बैलेंस शीट देखिएगा तो आपका नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक ही होता है। और बैलेंस शीट में ऋणात्मक है उसके पीछे का रीजन आपको बताया गया है कि क्यों वो ऋणात्मक है। तो देखिए केवल एक चीज़ माइनस में है, बाकी बात सभी चीज़ हम लोग में बैलेंस शीट में देखिए सब चीज़ प्लस प्लस में ही है, फिर भी ये दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। समझे ना बात को? जी हाँ। तो इस तरह से हम लोग जो है वो बैलेंस शीट को समझ चुके हैं। अच्छा, अभी आपको बताया गया था ना, देखो सरकार जो लोन लेती है यानी कि सरकार जो ऋण प्रदान करती है उसको हम लोग संप्रभु लोन कहते हैं, और निजी क्षेत्र के द्वारा जो ऋण का जो आदान और प्रदान जो होता है उसको हम लोग ECB कहते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं विदेशी व्यापारिक ऋण। क्या बोलते हैं? विदेशी व्यापारिक ऋण कहते हैं, यानी कि ECB के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सिंपल चीज़ समझो, 2 तरह का, अगर निजी क्षेत्र के द्वारा ऋण का आदान और प्रदान किया जा रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे ECB। अगर सरकार के द्वारा ऋण का आदान और प्रदान किया जा रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग संप्रभु ऋण, यानी कि सॉवरेन लोन। तो सॉवरेन लोन क्या होता है, ECB क्या होता है, इसको बोलते हैं कमर्शियल। अच्छा, ECB भूल रहे, भी हम आगे पढ़ेंगे ना तो उसको आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ECB ऋण क्या होता है, संप्रभु ऋण क्या होता है, इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, और नहीं भी है तो हम लोग आगे देख लेंगे, ठीक है ना। तो बस आप घबराइएगा नहीं। आई होप हम आपको जो है वो बैलेंस शीट समझा पाने में सफल रहे हैं, और आपको बैलेंस शीट जो है वो समझ में आ गया। फिर से यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट के बारे में, कि अभी आपको समझाया गया था। ये रहा आपका करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट में 2 तरह का खाता होता है, एक आपका विजिबल अकाउंट, एक तरह आपका होता है इनविजिबल अकाउंट। विजिबल अकाउंट में वस्तुओं के आयात और निर्यात को शामिल करते हैं, इनविजिबल अकाउंट में हम लोग सेवाओं के आयात और निर्यात को और प्रेषण के आयात और निर्यात को शामिल करते हैं। ये देखिएगा तो ये आपका नेगेटिव है, ठीक है, और ये देखिएगा दोनों आपका, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। ओवरऑल आपका ये पॉजिटिव है, ओवरऑल ये आपका नेगेटिव है, और ओवरऑल देखिएगा पूरा ये करंट अकाउंट भी नेगेटिव है। क्लियर? जी हाँ। इसके बाद आप आइएगा कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट में बोला जा रहा है कि इसमें भी आपका 3 तरह का अकाउंट होता है, NRI अकाउंट, फॉरेन कैपिटल अकाउंट, और आपका डेब्ट अकाउंट या फिर बोरिंग अकाउंट। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ओवरऑल देखिए तो कैपिटल अकाउंट पॉजिटिव, तो करेंट अकाउंट नेगेटिव, कैपिटल अकाउंट पॉजिटिव, और ओवरऑल बैलेंस शीट ये भी नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट का अगर हम लोग पूरा कंक्लूजन देखें तो वो देखिए यहाँ पे कुछ है इस प्रकार से, बैलेंस शीट का पूरा कंक्लूजन। तो बैलेंस शीट में आपका एक तरफ होगा करेंट अकाउंट, एक तरफ होगा आपका कैपिटल अकाउंट। तो करेंट अकाउंट अगर देखा जाए 1947 से लेकर 2026 तक, यहाँ पे 2026 का दीजिए तो 2026 तक देखिएगा ये हमेशा जो है वो नकारात्मक रहा है, यानी कि करेंट अकाउंट डेफिसिट ही रहा है, और ये पॉजिटिव हुआ था केवल लॉकडाउन के टाइम। इसके अलावा पूंजी खाता की बात करें यानी कि कैपिटल अकाउंट की बात करें तो इसको हम लोग 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक तो 1947 से 1991 तक, और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं 1991 से लेकर टिल नाउ यानी कि 2026 तक। अभी डेट आपका कितना है, तो आज अगर हम लोग डेट की बात करें तो आपका 8 जून 2026 है। तो अभी तक हम लोग देखेंगे तो ये आपका क्या है क्या नहीं है सो। तो पूंजी खाता देखिए, एक तो आपका चालू खाता वो 1947 से लेकर 2026 तक वो आपका नेगेटिव रहा है, और जो आपका पूंजी खाता है कैपिटल अकाउंट वो 1947 से लेकर 1991 तक नेगेटिव रहा है, यानी कि उसको हम लोग बोलेंगे क्या, कैपिटल अकाउंट डिफिसिट रहा है। लेकिन 1991 से 91 बाद जब हम लोग LPG रिफॉर्म किए हैं तब से आपका कैपिटल अकाउंट जो है वो सरप्लस यानी कि अधिशेष में रहा है। तो एक तरफ आपका डेफिसिट रहा था, लेकिन अब आपका सरप्लस होने लगा, ये भी ठीक है। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा, और 2-3 बार इसको रिवीजन कीजिएगा, 1-2 बार अपने से लिखिएगा ना, तो ये सब चीज़ें जो है वो आपके लिए आसान हो जाएगी, और एग्ज़ाम में आप बहुत ही कंफर्टेबल हो पाओगे। फिर नेक्स्ट देखिए, भुगतान संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसको 2 खातों में विभाजित किया जाता है, वो बताया गया था
पहला है चालू खाता, दूसरा है पूंजी खाता, दोनों के बारे में समझा भी दिया गया है। अब दोनों को यहाँ पे जो है वो आपको लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना पड़ेगा और लैंग्वेज के फॉर्म में ही आपको समझना है। एक एक करके बताया जा रहा है। चालू खाता के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं, वस्तु सेवा और प्रेषण के लेन देन यानी कि ट्रांजैक्शन को शामिल किया जाता है। जी हाँ, करेंट अकाउंट में हम लोग वस्तुओं के आदान प्रदान, सेवाओं के आदान प्रदान और आपका जो बोला जाता है प्रेषण यानी कि रेमिटेंस के आदान प्रदान को शामिल करते हैं। फिर जो है चालू खातों को भी अलग से देखिएगा कि चालू खातों को फर्दर दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक तरफ तो है आपका दृश्य खाता यानी कि आपका विजिबल अकाउंट और दूसरा है आपका अदृश्य खाता यानी कि विजिबल अकाउंट, और इसमें हम लोग इनविजिबल मद को शामिल करते हैं। दृश्य खाता ये भी आपको समझाया गया है, अब दिक्कत नहीं होगा। दृश्य खाता में बोला जा रहा है कि वस्तुओं को दृश्य मद भी कहा जाता है और इस कारण वस्तुओं के आयात और निर्यात को हम लोग दृश्य खाता में क्या करते हैं, सम्मिलित किया जाता है। वस्तुओं के आयात और निर्यात के अंतर को व्यापार शेष कहा जाता है, यानी कि वस्तुओं का जो आयात हो रहा है और जो निर्यात हो रहा है उसको हम लोग व्यापार शेष कहते हैं। और जब आयात का कुल मौद्रिक मूल्य मान, कुल मौद्रिक मान जो है यानी कि जब आयात का कुल मौद्रिक मान निर्यात के कुल मौद्रिक मान के बराबर हो तो उसको हम लोग व्यापार संतुलन कहते हैं। यानी कि आप जितना जितना आयात कर रहे हो उतना ही अगर निर्यात करोगे तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर बात है, दिक्कत की बात कुछ भी नहीं है। तो ये बोला जा रहा है कि वस्तुओं के आयात और निर्यात के अंतर को हम लोग व्यापार शेष कहते हैं, और जब आयात का कुल मौद्रिक जो मान है वो आपके निर्यात के कुल मौद्रिक मान के अगर बराबर होता है तो उसको हम लोग व्यापार संतुलन कहते हैं। किंतु यह किसी भी देश के लिए अर्थव्यवस्था के लिए आदर्श स्थिति होती है। देखो, अगर व्यापार संतुलन की बात करो तो जब आपका आयात का कुल मौद्रिक जो मान है वो निर्यात के कुल मौद्रिक मान के अगर बराबर हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो उसको हम लोग बोलते हैं व्यापार संतुलन। और ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए क्या होता है, एक आदर्श यानी कि एक आइडियल स्थिति होता है। व्यवहारिक अर्थ में देखा जाए तो व्यापार संतुलन में या फिर जो घाटे की स्थिति होती है या फिर जो अधिशेष की स्थिति होती है तो इसमें क्रमशः व्यापार घाटा या फिर व्यापार अधिशेष कहा जाता है। देखो, तीन चीज़ यहाँ पे बोला गया है, जो समझाएंगे उसी को ही यहाँ पे लैंग्वेज के फॉर्म में बोला गया है, आप उसको समझिएगा क्या बोले हो। देखिए, अगर आयात यानी कि डेबिट्स और निर्यात यानी क्रेडिट दोनों बराबर है तो इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान संतुलन। अगर आयात यानी कि डेबिट ज़्यादा हो गया और निर्यात यानी क्रेडिट कम हो गया तो ये बोल जाएगा आपका डिफिसिट बीओपी। और वहीं डेबिट कम हो गया और क्रेडिट ज़्यादा हो गया इसको बोलते हैं हम लोग सरप्लस बीओपी। ठीक है, बस इसी को ही लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा हुआ है और उसको आप समझ जाइएगा। आगे देखिए, भारत के चालू खाते में दृश्य वस्तुओं का जो योगदान है वो आपका 70% से अधिक पाया जाता है। यानी कि भारत में देखिएगा कि जो दृश्य अकाउंट जो है यानी कि जो चालू खाता है, चालू खाता में आपका दो तरह खाता होगा, एक आपका विजिबल अकाउंट, एक आपका इनविजिबल अकाउंट। तो इनविजिबल अकाउंट का रेशियो है 30% और जबकि विजिबल अकाउंट का रेशियो है 70%। यानी कि भारत के चालू खाते में दृश्य वस्तुओं का जो योगदान है वो आपका 70% से भी अधिक है, जिसके अंतर्गत हम लोग पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, गोल्ड, मीडिएबल जो इंटरमीडिएट गुड्स है यानी कि जो भी मध्यवर्ती वस्तु है, इसके अलावा पूंजीगत वस्तु, इन सभी के आयात तथा पेट्रोलियम उत्पादन, कृषि उत्पाद, कच्चा पदार्थ इत्यादि के निर्यात को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि चालू खाते में आपका दृश्य मद और आपका अदृश्य मद दोनों होता है, लेकिन जिसमें आपका दृश्य मद यानी कि वस्तुओं का जो आदान और जो प्रदान हो रहा है वो ज़्यादा ही होता है, 70%, मोर देन 70%, मोर देन 70%, जिसमें हम लोग आयात भी करते हैं निर्यात भी करते हैं। आयात क्या क्या करते हैं, तो हम लोग आयात पेट्रोलियम का करते हैं, नेचुरल गैस का करते हैं, गोल्ड का करते हैं, इसके अलावा मध्यवर्ती वस्तुओं का करते हैं, पूंजीगत वस्तुओं का आयात करते हैं। और निर्यात क्या करते हैं, तो कृषि उत्पाद का निर्यात करते हैं, पेट्रोलियम उत्पाद का निर्यात करते हैं, कच्चा पदार्थ का हम लोग निर्यात करते हैं। समझ में आ गया? जी हाँ। तो ये जो वस्तु का जो आयात और निर्यात हो रहा है वो आप करेंट अकाउंट में मोर देन 70% इसका रेशियो है। ये हो गया। आगे देखिए, यहाँ पे दो तरह का बताया जा रहा है, ये कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं जो कि इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, अच्छा ठीक है, पहले हम लोग जो है ना दृश्य मद वाला जो है ना चालू खाता वाला चीज़ों को समझ लेते तब हम लोग एक्स्ट्रा नॉलेज चलेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया ये चीज़ कि भारत का जो चालू खाता जो है, चालू खाते में दृश्य वस्तुओं का योगदान 70% से अधिक पाया जाता है, और जिसके अंतर्गत पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, गोल्ड, मध्यवर्ती वस्तु, पूंजीगत वस्तु इत्यादि का आयात किया जाता है तथा पेट्रोलियम उत्पाद, कृषि उत्पाद, कच्चा पदार्थ और इत्यादि का जो है वो निर्यात को शामिल किया जाता है। इसके बाद इसी में ही याद रखिएगा आप थोड़ा सा कि चालू खाता के अंतर्गत
बोला जाता है कि सामान्यतः सरकार द्वारा दृश्य मदों यानी कि आइटम्स के आयात निर्यात को नियंत्रित करने के लिए व्यापारिक प्रतिबंधों का यूज किया जाता है, जैसे कि कस्टम ड्यूटी, ट्रेड लाइसेंस, कोटा, आर्थिक प्रतिबंध, इम्बार्गो इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गया है। तो अभी क्या बोला गया है कि ये सरकार जो है वो आपका दृश्य मद जो है यानी कि जो भी आपका विजिबल आइटम्स है इसके आयात और निर्यात को कंट्रोल भी करता है गवर्नमेंट, कभी कभी अपने सिचुएशन के आधार पे। तो जब सरकार के द्वारा दृश्य मदों के आयात और निर्यात को कंट्रोल यानी कि नियंत्रित किया जाता है, और वो किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। और कैसे करता है? तो बहुत सारा सरकार जो है वो व्यापारिक प्रतिबंध लगाता है, यानी कि ट्रेड रेजिस्टेंस लगाता है, जैसे कि आपका कस्टम ड्यूटी लगा दिया, जैसे कि आपका ट्रेड लाइसेंस लगा दिया, कोटा लगा दिया, आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया। इसको हम लोग आर्थिक प्रतिबंध को हम लोग इम्बार्गो कहते हैं। तो इन सभी के द्वारा ये सभी जो है वो आपका सरकार के द्वारा वस्तुओं के आयात और निर्यात पे जो है वो आपका प्रतिबंध लगाया जाता है, व्यापारिक प्रतिबंध लगाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका चालू खाता के बारे में। अब यहाँ पे सवाल थोड़ा सा उठ गया है आपका कि जो भी व्यापारिक प्रतिबंध जो गवर्नमेंट लगाता है ये क्यों लगाता है और कैसे कैसे लगाता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है ना, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा उसको आप समझ लीजिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज है। तो एक्स्ट्रा नॉलेज जो सर हम लोग को दिए हैं वो आपको भी देने का प्रयास करते हैं। एक्स्ट्रा नॉलेज है, ये सिलेबस में आपका जुड़ता है लेकिन ये डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा। देखिए, अर्थव्यवस्थाओं के द्वारा विदेशी व्यापार को नियंत्रित करने हेतु अवरोधों का प्रयोग यानी कि बैरियर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि हर एक देश में देखिएगा कि अर्थव्यवस्थाओं के द्वारा जो भी विदेशी व्यापार जो है यानी कि फॉरेन जो ट्रेड है उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे अवरोधों का यानी कि बहुत सारे जो है बैरियर का, बहुत सारे रेजिस्टेंस का जो है वो प्रयोग किया जाता है। ये दो तरह का होता है, एक तो है आपका व्यापारिक अवरोध जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड बैरियर, और दूसरा है आपका नॉन ट्रेड बैरियर यानी कि गैर व्यापारिक अवरोध। तो ये जो प्रतिरोध है यानी कि जो ये जो अवरोध है या फिर ये जो आपका बैरियर है ये दो प्रकार का होता है, एक तो है आपका ट्रेड बैरियर और दूसरा है आपका नॉन ट्रेड बैरियर। यही दोनों है ना। जी हाँ, एक मिनट रुकिएगा ज़रा सा। तो ये जो व्यापारिक प्रतिबंध होते हैं या फिर जो अवरोध या प्रयोग किया जाता है अवरोधों का यानी बैरियर का, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो है आपका ट्रेड बैरियर यानी कि व्यापारिक अवरोध, और एक है आपका नॉन ट्रेड बैरियर यानी कि गैर व्यापारिक अवरोध। उसके बाद देखिएगा कि ये जो आपका ट्रेड बैरियर है इसको भी दो प्रकार से बांटा जाता है। एक तो है आपका मात्रात्मक ट्रेड बैरियर, ये आपका क्वांटिटेटिव होता है, और एक होता है आपका गुणात्मक व्यापारिक प्रतिबंध यानी कि गुणात्मक ट्रेड बैरियर जो कि आपका क्वालिटेटिव होता है। ठीक है, यहाँ तक की बात कर दिए है। मात्रात्मक जो ट्रेड बैरियर है इसमें क्या होता है, तो आपका जो आयात और जो निर्यात शुल्क है यानी कि जो आपका इंपोर्ट ड्यूटी और जो आपका एक्सपोर्ट ड्यूटी है इसको शामिल करते हैं। और अब देखिएगा कि आपका जो आयात जो इंपोर्ट ड्यूटी और जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है इसी को हम लोग कंबाइंड रूप में कस्टम ड्यूटी कहते हैं। और आप देखिएगा ना कि आप जो है वो निर्यात शुल्क को एकदम सरकार गवर्नमेंट जो है वो बंद कर दिया है 1991 के बाद, और अब केवल जो है वो आयात शुल्क लगता है। तो अब कस्टम ड्यूटी का मतलब केवल इंपोर्ट ड्यूटी यानी कि आयात शुल्क है। पहले कस्टम ड्यूटी के अंतर्गत हम लोग इंपोर्ट ड्यूटी और आपका एक्सपोर्ट ड्यूटी यानी कि आयात शुल्क और आपका निर्यात शुल्क दोनों को शामिल करते थे। लेकिन 1991 में गवर्नमेंट के द्वारा एक क्विज फार्मूला पे साइन किया गया, जिसके बाद जो निर्यात शुल्क है यानी कि एक्सपोर्ट जो ड्यूटी है उसको एकदम कम कर दिया गया, एकदम ना के बराबर यूज़ करना है उसको, मतलब बंद ही कर दिया गया। तो अब वर्तमान में देखिएगा 2026 में तो इम्पोर्ट ड्यूटी यानी कि आयात शुल्क इसका ही मतलब होता है कस्टम ड्यूटी। तो ये हो जाएगा कस्टम ड्यूटी को हम लोग मात्रात्मक ट्रेड बैरियर के अंतर्गत शामिल करते हैं। इसके अलावा दूसरा हो जाएगा आपका गुणात्मक व्यापारिक प्रतिबंध यानी गुणात्मक ट्रेड बैरियर जो कि क्वालिटेटिव होता है। इसमें बोला जा रहा है कि जैसे कि आप इम्बार्गो यानी कि ये इम्बार्गो यानी कि आर्थिक प्रतिबंध लगाना इसको कहते हैं। एग्जाम्पल कि रसिया लगाया है यूक्रेन पे आर्थिक प्रतिबंध। जी हाँ, गुणात्मक में बोला जाता है कि ट्रेड लाइसेंस लगाता है गवर्नमेंट। इसके अलावा इसी में देखते हैं गुणात्मक में आप गवर्नमेंट जो है वो कोटा लगाता है, लिमिट लगाता है कि आप कोई भी वस्तु का इतना ही इसका जो है वो व्यापार कर सकते हो, इससे ज़्यादा व्यापार नहीं कर सकते हो। तो गुणात्मक व्यापारिक प्रतिबंध के अंतर्गत हम लोग ट्रेड लाइसेंस को शामिल करते हैं। इसी में हम लोग कोटा यानी कि लिमिट वाला जो है वो कंडीशन को लाते हैं। इसी में हम लोग एम्बार्गो यानी कि आर्थिक प्रतिबंध इसको भी हम लोग शामिल करते हैं गुणात्मक में, और जबकि मात्रात्मक में हम लोग कस्टम ड्यूटी को शामिल करते हैं। यहाँ तक ये हो गया। और ये दोनों जब पढ़ लेंगे समझ जाएंगे तो आपका बैरियर ट्रेड बैरियर यानी कि व्यापारिक अवरोध कंप्लीट। इसके बाद दूसरा चलता है आपका नॉन ट्रेड बैरियर जिसको हम बोलते हैं गैर व्यापारिक प्रतिरोध। गैर व्यापारिक प्रतिरोध या अवरोध में क्या होता है, इसका जो नेचर होता है वो जनरली राजनीतिक या फिर डिप्लोमेटिक होता है, बहुत ही राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकली, और डिप्लोमेटिक यानी कि कूटनीतिक होता है। और ये साथ ही साथ ये आपका स्ट्रेटेजी यानी कि रणनीति लगाया जाता है, रणनीतिक ये स्ट्रेटेजी होता है। कौन? तो नॉन ट्रेड बैरियर।
ट्रेड बैरियर तो आपका सिंपल सी बात है, उसमें आपका कस्टम ड्यूटी संबंधित होगा, इसमें आपका ट्रेड लाइसेंस लिमिट कोटा ये सभी से संबंधित होगा। और जो आपका नॉन ट्रेड बैरियर जो है वो आपका जनरली राजनीतिक, कूटनीतिक और रणनीतिक ये सभी संबंधित होता है। इसको हम लोग IR में ज़्यादा पढ़ते हैं बेहतर तरीके से, इकोनॉमी में नहीं, समझे ना। तो ये आप समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक चीज़ और भी याद रखिएगा कि किसी देश का अगर जो आयात और निर्यात दोनों बराबर है तो उसको हम लोग बोलेंगे संतुलित अर्थव्यवस्था। और अगर किसी देश का आयात ज़्यादा अधिक है और निर्यात कम है तो उसको बोलेंगे आयात आधारित अर्थव्यवस्था। जैसे कि एग्जाम्पल में हो गया भारत। जितने भी विकासशील या फिर जो भी विकसित विकसित नहीं मतलब विकासशील और जो आपका अल्प विकसित देश है वो सभी आपके आयात आधारित अर्थव्यवस्था कहलाते हैं, और जितने भी आपके विकसित देश हैं वो सभी निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था कहलाते हैं। यहाँ तक की बातें जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद कुछ को बताया जा रहा है कि जो आपका इंपोर्ट ड्यूटी है इसको लगभग लगभग सारे देशों के द्वारा क्या कर दिया गया, सब जो है वो समाप्त कर दिया गया है, ताकि गुड्स और भी ज़्यादा महंगा ना हो जाए इसलिए। मतलब एक्सपोर्ट ड्यूटी, देखो हम आपको बताया ना, एक्सपोर्ट ड्यूटी जो कि आपका निर्यात शुल्क है। निर्यात शुल्क यानी कि बेचने के लिए आपको शुल्क नहीं लगेगा, आयात शुल्क लगेगा यानी खरीदने के लिए शुल्क लगेगा। तो निर्यात शुल्क को यानी कि एक्सपोर्ट ड्यूटी को सभी देशों ने समाप्त कर दिया गया है, और भारत भी समाप्त कर दिया 1991 में क्विज फार्मूला में साइन करके। उसके बाद वर्तमान समय में अगर हम लोग कस्टम ड्यूटी की बात करें तो कस्टम ड्यूटी के अंतर्गत केवल और केवल आयात शुल्क यानी कि जो है वो आपको इम्पोर्ट ड्यूटी को शामिल करते हैं। तो वर्तमान समय में कस्टम ड्यूटी का मतलब एक्सपोर्ट नहीं होता है बल्कि इम्पोर्ट ड्यूटी होता है। अब पहले 1991 से पहले कस्टम ड्यूटी के अंतर्गत हम लोग एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों जो है वो शुल्कों को शामिल करते हैं। अब देखिएगा हम लोग आयात शुल्क की बात कीजिएगा, आयात शुल्क को ही हम लोग आप कस्टम ड्यूटी कहते हैं। ये आपका 4 प्रकार का होता है। एक तो हो जाएगा आपका बेसिक कस्टम ड्यूटी, इसको याद रखिएगा। दूसरा हो जाएगा आपका एंटी डंपिंग ड्यूटी। तीसरा है आपका काउंटर वेलिंग ड्यूटी, और चौथा है आपका है एडिशनल स्पेसिफिक कस्टम ड्यूटी। तो एडिशनल स्पेसिफिक कस्टम ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी, ये आपका 4 प्रकार का कस्टम शुल्क यानी कि आयात शुल्क देखने को मिलता है। अच्छा, अगर कोई भी देश 10% बढ़ाकर, अगर कोई देश अगर जो है वो अपना जो कस्टम ड्यूटी है यानी कि जो आयात शुल्क है उसको अगर 10% बढ़ा दिया तो वो आपका आयात शुल्क ही कहलाएगा। लेकिन अगर वही देश अगर आयात शुल्क को 40 से 50% बढ़ा देगा तो वही आपका ट्रेड वॉर कहलाएगा। समझे ना बात को? जी हाँ। और ये जो चारों जो है यानी कि बेसिक कस्टम ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, एडिशनल स्पेसिफिक कस्टम ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, इन चारों प्रकार के आयात शुल्कों का जो प्रयोग है वो आपका वस्तुओं के आयात और निर्यात को कंट्रोल करने में किया जाता है। ये चारों प्रकार का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ये सभी क्या है आपका व्यापारिक प्रतिबंध है ना, यानी कि ट्रेड बैरियर है या ट्रेड बैरियर्स है, व्यापारिक अवरोध है। अब व्यापारिक अवरोध में हम लोग मात्रात्मक ट्रेड बैरियर और आपका गुणात्मक ट्रेड बैरियर सभी को शामिल करते हैं। ये समझ में आ गया? जी हाँ। और ट्रेड बैरियर में देखते होंगे कि आपका जो मात्रात्मक ट्रेड बैरियर है यानी कि जिसमें हम लोग कस्टम ड्यूटी के शामिल करते हैं, कस्टम ड्यूटी में 4 तरह का ये आपका लगता है कस्टम ड्यूटी, तो वो भी आपको बता दिया गया है। इसके अलावा जो आपका गैर व्यापारिक प्रतिबंध जो है यानी कि जो आपका नॉन ट्रेड बैरियर जो है, इसमें हम लोग बोला जाता है कि ये आपका क्या कहता है, लोकतांत्रिक मूल्यों को ये हनन के आधार पे है, यानी कि ये डेमोक्रेसी का जो भी उसका आइडियल जो है उसके भावनाओं को ये हनन करता है, उसको ये मतलब कि तकलीफ पहुंचाता है। महिला अधिकारों या फिर बच्चों के अधिकारों का ये हनन करता है। जी हाँ, ये भी ठीक है। हेल्थ हैजार्ड के भी आधार पे ये बहुत मतलब कि लगाया जाता है, जैसे कि चाइना से नो ट्रेड 2020-21 में, तो ये आपका हेल्थ हैजार्ड के ऊपर भी लगाया गया था, यानी कोरोना वोरोना और फैल नहीं जाए इसलिए चाइना के ऊपर भी ये सभी लगाया गया था। इसके अलावा ये देखिएगा कि आपका इन्वायरमेंटल हैजार्ड के ऊपर भी ये सभी लगाया जाता है। यानी कि जो गैर व्यापारिक प्रतिबंध जो है ना, ये पूरी तरीके से आपका रणनीतिक, आपका पूरी तरीके से राजनीतिक, रणनीतिक और कूटनीतिक यानी कि डिप्लोमेटिक, स्ट्रेटेजिक और आपका पॉलिटिकली सभी प्रकार से लगाया जाएगा। तो लोकतांत्रिक मूल्यों के हनन करने के आधार पर लगाया जाएगा, यानी कि अगर हम तुमसे व्यापार करेंगे, तुम हमारे देश में नुकसान कर रहे हो तो तुमसे व्यापार क्यों करेंगे भाई। महिला अधिकारों, बच्चों के अधिकारों के आधार पर जो हनन हो रहा है उस पर भी हम रोक लगाएंगे। हेल्थ हैजार्ड पे भी हम इस पर रोक लगा देंगे। इन्वायरमेंटल हैजार्ड के आधार पे भी हम लोग रोक लगा देंगे, जैसे कि अल्फांसो आम, जिसको हम लोग हापुस आम कहते हैं, इसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो बैन लगा दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा। जी हाँ। तो ओवरऑल ये समझ में आ गया होगा आपको।
ये सभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा था यहाँ पे बातें, जो कि थोड़ा बहुत अगर आपको पता रहेगा तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो याद रखिए कि अर्थव्यवस्था, किसी भी अर्थव्यवस्था के द्वारा विदेशी व्यापार को कंट्रोल करने के लिए जो है वो कई सारे अवरोधों का यानी कि बैरियर का प्रयोग किया जाता है। इसमें दो प्रकार का अवरोध होता है, एक होता है आपका ट्रेड बैरियर और दूसरा आता है आपका नॉन ट्रेड बैरियर। और ट्रेड बैरियर में भी आपका मात्रात्मक ट्रेड बैरियर और आपका गुणात्मक ट्रेड बैरियर शामिल होगा, जबकि नॉन ट्रेड बैरियर जो होता है वो जनरली डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकली और स्ट्रेटेजिक होता है। यहाँ तक की बातें हम लोग समझ गए हैं। और ये सब हम लोग जो है वो नॉन ट्रेड बैरियर जो है वो आपका ज़्यादातर IR वाले सेक्शन में पढ़ना होता है हम लोगों को। तो जो आपका जो चालू खाता हम लोग देख रहे थे, चालू खाता में जो आपका दृश्य मद या फिर दृश्य जो खाता है वो हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या है क्या नहीं है सो इसके बारे में। अब हम लोग जो है वो आपका अदृश्य खाता के बारे में देखेंगे, अदृश्य खाता के बारे में। तो बोला जा रहा है कि अदृश्य खाता को नियंत्रित यानी कि कंट्रोल करने के लिए 3 भागों में इसको विभाजित किया जाता है। तो कंट्रोल करने के लिए नहीं, मतलब सॉरी, जो अदृश्य खाता है इसको फिर से फर्दर 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो हो जाएगा आपका सेवा मद यानी कि सर्विस आइटम्स, दूसरा हो जाएगा आपका हस्तांतरित भुगतान यानी कि ट्रांसफ़र पेमेंट, और तीसरा हो जाएगा विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड यानी कि NFIA। ये 3 तरह का चीज़ शामिल हो जाएगा आपका अदृश्य मद में। एक तो आप सेवा के ऊपर जो आयात निर्यात कर रहे हो उसको हम लोग शामिल करेंगे, एक हम लोग प्रेषण यानी कि रेमिटेंस के ऊपर जो आयात निर्यात कर रहे हो उसको हम शामिल करेंगे। रेमिटेंस में ही आपका हस्तांतरित भुगतान और आपका विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय ये सभी शामिल होगा ना। यानी कि रेमिटेंस के आयात और निर्यात के अंतर को ही हम लोग NFIA कहते हैं ना, यानी कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय कहते हैं ना। यहाँ तक की बातें तो आपको पता ही होगी। जी हाँ, 1 मिनट रुकिएगा ज़रा सा। तो हम लोग अब अदृश्य खाता के बारे में दिख रहे थे। तो बोला जा रहा है कि अदृश्य खाता के अंतर्गत सेवाओं का आयात और निर्यात, ट्रांसफ़र पेमेंट यानी कि हस्तांतरित भुगतान जो कि एक तरफा हो, एग्जाम्पल के लिए गिफ्ट, अनुदान, प्रेषण इत्यादि एक्सेट्रा, इन सभी का अंतर्प्रवाह और बहिर्प्रवाह। इसके अलावा शुद्ध आय या फिर जो शुद्ध आय का जो अंतर्प्रवाह जो बहिर्प्रवाह हो रहा है इसको भी शामिल किया जाता है। सिंपल सी बात समझो ना कि जो भी आपका अदृश्य खाता है, अदृश्य खाता में हम लोग सेवाओं के आयात और निर्यात को शामिल करते हैं। इसके अलावा जो भी आपका रेमिटेंस यानी कि जो भी आपका प्रेषण है, प्रेषण में हम लोग हस्तांतरित भुगतान को, अनुदान को, दान को, गिफ्ट को, सभी को हम लोग शामिल करते हैं। यानी कि प्रेषण का जो अंतर्प्रवाह जो बहिर्प्रवाह हो रहा है इसको भी हम लोग शामिल करते हैं। प्रेषण में ही आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड यानी कि शुद्ध जो आय हो रहा है इसको भी हम लोग शामिल करते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अदृश्य खाता के अंतर्गत सेवा खाता और प्रेषण खाता को शामिल किया जाता है। सिंपल सी बात है, ओवरऑल ज़्यादा होश पोस्ट में मत याद रखिए, इतना याद रखिए सिंपल कि अदृश्य खाता में 2 तरह का खाता होता है, एक होता है आपका सर्विस अकाउंट, एक तरफ होता है आपका रेमिटेंस अकाउंट। इसके अंतर्गत सेवाओं के आउटसोर्सिंग और इनसोर्सिंग इसको शामिल किया जाता है। सेवाओं का आउटसोर्सिंग और इनसोर्सिंग जिसको हम लोग मतलब कि सर्विस अकाउंट में ही शामिल करते हैं। और इसमें आप देखिएगा कि बहुत सारी चीज़ आते हैं, इसमें हम लोग याद रखिएगा कि जो आपका अदृश्य खाता है इसमें हम लोग सेवा खाता यानी कि सर्विस अकाउंट और प्रेषण खाता यानी कि रेमिटेंस अकाउंट को शामिल करते हैं। और इसके अंतर्गत सेवाओं के जो है वो आपका आउटसोर्सिंग और सेवाओं का जो है इनसोर्सिंग इसको शामिल किया जाता है। ये क्या है क्या नहीं है इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आपका थोड़ा सा बेसिक बताया जा रहा है कि एक तरफ होता है आपका इनसोर्सिंग, एक तरफ होता है आपका आउटसोर्सिंग। इंडिया या अदर कंट्री में BOP यानी कि बिजनेस प्रोसेस ऑफिस इसको बोलते हैं ना। BOP को क्या बोलते हैं? बिजनेस प्रोसेस ऑफिस बोलते हैं ना, बिजनेस प्रोसेस ऑफिस बोलते हैं। अगर इंडिया जो है वो अदर कंट्री में BOP कर दिया है तो उसको हम बोलेंगे सर्विस का इनसोर्सिंग हो रहा है। इसके अलावा देखिएगा कि इंडिया के लिए निर्यात, जैसे कि गवर्नमेंट अपने पॉलिसी के माध्यम से केवल आउटसोर्सिंग और इनसोर्सिंग को कंट्रोल कर सकता है चाइनीज। अच्छा ये ठीक है, ठीक। तो इसमें आपका सेवाओं का आयात और निर्यात जिसको हम लोग सेवाओं के आउटसोर्सिंग और इनसोर्सिंग को शामिल करते हैं। BOP का अर्थ होता है बिजनेस प्रोसेसिंग ऑफिस, बिजनेस प्रोसेसिंग ऑफिस। और LPO का अर्थ होता है लीगल प्रोसेसिंग ऑफिस। और KPO का अर्थ होता है नॉलेज प्रोसेसिंग आपका ऑफिस। यानी कि आप नॉलेज का इनसोर्सिंग और आउटसोर्सिंग कर रहे हो, आप बिजनेस का इनसोर्सिंग और आउटसोर्सिंग कर रहे हो। समझ में आ रहा है ना। इसके अलावा देखते होंगे गवर्नमेंट के द्वारा इनसोर्सिंग और आउटसोर्सिंग को रोकने के लिए बहुत सारे जो है वो आपका कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि चाइनीज़ ऐप के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर भारत में बैन लगाया गया था ना। जी हाँ,
आगे देखिए, अदृश्य मदों को यानी कि जो भी इनविजिबल जो आइटम्स है इसको गवर्नमेंट अपने नीति के द्वारा कंट्रोल करता है, ना कि ट्रेड बैरियर के द्वारा, बिकॉज ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अगर वस्तुओं का आयात और निर्यात को कंट्रोल करना है तो वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो ट्रेड बैरियर या फिर बोलिए इनकी बैरियर लगाता है। वो भी दो प्रकार का होता है, एक आपका ट्रेड बैरियर, एक तरफ आपका होता है नॉन ट्रेड बैरियर। इसके द्वारा वस्तुओं के आयात और निर्यात को कंट्रोल करता है। लेकिन सेवा के आयात और निर्यात को कंट्रोल कैसे करे गवर्नमेंट? तो गवर्नमेंट अपने पॉलिसी में चेंजिंग के माध्यम से कंट्रोल करता है। समझ में आ गया? अब विदेशों से जो प्राप्त शुद्ध आय जो है वही आपका रेमिटेंस यानी कि प्रेषण कहला रहा है, जो हम लोग लाभ कहते हैं उसको हम लोग। ठीक है ना? तो ये जो है आपका आउटसोर्सिंग हो रहा है, सेवाओं का इंसोर्सिंग हो रहा है। तो इसमें आपका बीपीओ यानी कि बिजनेस प्रोसेसिंग ऑफिस, एलपीओ यानी कि लीगल प्रोसेसिंग ऑफिस, केपीओ यानी कि नॉलेज प्रोसेसिंग ऑफिस, ये सभी का इंसोर्सिंग और ये सभी का आउटसोर्सिंग होता है। विदेश से हमारे देश में आ रहा है, हमारे देश से विदेशों में भी जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट बात बोला जा रहा है कि सरकार जो है वो अदृश्य खाते से संबंधित मदों को, आयात निर्यात को, यानी कि सरकार जो है वो इनविजिबल अकाउंट से संबंधित जितना भी आइटम्स है इसके आयात और निर्यात को कंट्रोल करने के लिए विभिन्न प्रकार के नीति, किसका? तो विभिन्न प्रकार के नीतियों का प्रयोग करता है, जैसे कि वीजा नीति का प्रयोग कर दिया। दूसरे शब्दों में सरकार द्वारा अदृश्य मदों से संबंधित मदों को यानी कि आइटम्स को कंट्रोल करने के लिए व्यापारी प्रतिबंधों का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी कि ट्रेड बैरियर का प्रयोग यहाँ पे होता ही नहीं है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। आगे देखिए, वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था में दृश्य खाते पर जो व्यापार घाटा है एवं अदृश्य खाते पर जो व्यापार अधिशेष की स्थिति है, किंतु चालू खाते पर व्यापार घाटा की स्थिति है, जिसको हम लोग करेंट अकाउंट डेफिसिट यानी कि कैट कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल समझ जाओ क्या बोले हम, इसको समझिए आप। अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो इसको ऐसा दिखेगा, ये है आपका करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट है। करेंट अकाउंट में बोला जा रहा है आपका कि करेंट अकाउंट में देखिएगा तो आपका दो तरह का अकाउंट है, एक आपका है दृश्य अकाउंट, एक है आपका अदृश्य अकाउंट। दृश्य अकाउंट में वस्तुओं के आयात और निर्यात को शामिल करते हैं, जिसको हम लोग जो है ट्रेड बैरियर यानी कि व्यापार प्रतिबंध के द्वारा उसको नियंत्रित भी करते हैं। ये आपका नेगेटिव है, क्या है? तो नेगेटिव है। और दूसरी तरफ हो जाएगा आपका अदृश्य खाता, जिसमें हम लोग सेवा के इनसोर्सिंग और आउटसोर्सिंग को शामिल करते हैं। इसके अलावा रेमिटेंस के इनसोर्सिंग और आउटसोर्सिंग को शामिल करते हैं। इसमें हम लोग विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को भी शामिल करते हैं, बहुत सारे हैं। तो इसमें देखिएगा कि आपका पॉजिटिव में है और ये आपका पॉजिटिव में है, लेकिन ओवरऑल देखिएगा तो ये आपका तो नेगेटिव है, ये आपका दोनों जो है वो पॉजिटिव है। लेकिन ओवरऑल करेंट अकाउंट देखिएगा तो आपका नेगेटिव है, क्या है? तो नेगेटिव है। इसी को हम लोग बोलते हैं CAD यानी करेंट अकाउंट डेफिसिट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं करेंट अकाउंट डेफिसिट। समझ में आ गया? जी हाँ, ये सभी चीज़ें समझनी है, इसको रटना नहीं है। रट के भी क्या करोगे, समझ जाओगे ना तो एक दो बार इसके ऊपर चिंतन करोगे ना, ठीक हो जाएगा। फिर से हम पढ़ देते हैं क्या बोला जा रहा है कि वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था में जो दृश्य खाते पर जो दृश्य खाते पर व्यापार घाटा है, यानी कि उसमें जो है वो आपका ट्रेड डेफिसिट है, और अदृश्य खाता पे व्यापार अधिशेष की स्थिति है, यानी कि ट्रेड सरप्लस की स्थिति है। किंतु अगर देखा जाए ओवरऑल तो चालू खाते पर जो व्यापार घाटा की स्थिति है, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो करेंट अकाउंट पे जो व्यापार घाटा है, व्यापार कैसा वो घाटा की स्थिति में है, जिसको हम लोग करेंट अकाउंट डेफिसिट यानी कि कैड कहते हैं। समझ में आ गया? इसमें देखिएगा कि करेंट अकाउंट बैलेंस की अगर बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो आपका नेट विजिबल है, नेट विजिबल यानी कि शुद्ध, जो इनविजिबल है यानी कि शुद्ध आप ये शुद्ध इनविजिबल को मतलब अदृश्य, और नेट एक्सपोर्ट और आपका विजिबल ये बराबर हो जाएगा ना। अच्छा छोड़ो, ये नीचे देखो, शुद्ध निर्यात मतलब क्या होता है? देखो, कुल निर्यात और कुल आयात दोनों का जो अंतर होता है वो आपका शुद्ध निर्यात कहलाता है। कुल निर्यात किसका हो रहा है? वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं, और कुल आयात किसका हो रहा है? तो वस्तुओं का आयात कर रहे हैं। तो वस्तुओं के आयात और जो वस्तुओं का जो निर्यात हो रहा है उसको हम लोग, उन दोनों का जो अंतर होता है वो आपका शुद्ध निर्यात कहलाता है। और ये देखिएगा तो शुद्ध निर्यात जो है वो आपका नेगेटिव में है। क्या है? क्या है कि हम लोग बताया गया है कि जो आपका नेगेटिव है ना भाई, यानी कि वस्तुओं का आयात हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं, निर्यात कम कर रहे हैं। इसके अलावा जो आपका शुद्ध अदृश्य जो निर्यात है, यानी जिसमें हम लोग सर्विसेज को और जिसमें हम लोग रेमिटेंस को शामिल करते हैं, तो इसका जो निर्यात है वो हम लोग का क्या है? तो वो हम लोग का दिखते होंगे अदृश्य निर्यात जो है वो आपका ज़्यादा है, और अदृश्य आयात जो है वो आपका
कम है, तो ये आपका पॉजिटिव में हो गया। यानी कि ये आपका इन दोनों का जो अंतर है उसी को हम लोग बोलते हैं शुद्ध अदृश्य निर्यात। तो शुद्ध अदृश्य निर्यात में क्या शामिल हो जाएगा कि अदृश्य मदों का कुल निर्यात और इसके अलावा अदृश्य मदों का कुल आयात। तो अदृश्य मदों का कुल आयात और अदृश्य मदों का कुल निर्यात, इन दोनों का अंतर शुद्ध अदृश्य निर्यात कहलाएगा। तो शुद्ध निर्यात आपका वस्तुओं के संबंध में ये नेगेटिव में है, और शुद्ध अदृश्य निर्यात जो कि आपका सर्विसेज और रेमिटेंस के संदर्भ में ये आपका पॉजिटिव में है। और ओवरऑल देखिएगा तो आपका क्या जो है वो आपका चालू खाता पे व्यापार घाटे की स्थिति है, जिसको हम बोलते हैं करेंट अकाउंट डेफिसिट, यानी कि कैड। करेंट अकाउंट बैलेंस वाला ये छोड़िए, इंग्लिश वाला याद मत रखिए, हिंदी में जो लिखा हुआ उसको याद रख लीजिए। सिंपल याद रखना, शुद्ध निर्यात क्या हो जाएगा तो यह वह वस्तु से जुड़ा होगा, यानी कि वस्तुओं का आयात और वस्तुओं के निर्यात दोनों का जो अंतर है वही आपका शुद्ध निर्यात कहलाएगा। फिर शुद्ध अदृश्य निर्यात क्या होगा, तो इसमें आपका अदृश्य मदों का निर्यात और अदृश्य मदों का आयात दोनों का अंतर, यही आपका शुद्ध अदृश्य आपका क्या होगा, अदृश्य निर्यात हो जाएगा, वो आपका पॉजिटिव है, और शुद्ध निर्यात आपका नेगेटिव है। बस इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इंडिया के संदर्भ में यानी कि भारत के संदर्भ में वस्तुओं का कुल जो निर्यात है वो आपका नेगेटिव है, और भारत के संदर्भ में शुद्ध अदृश्य निर्यात जो है आपका पॉजिटिव में है। बट ओवरऑल देखा जाए तो करेंट अकाउंट बैलेंस देखें तो ये आपका नेगेटिव ही है। तो मीन्स भारत की स्थिति जो है वो आपका करेंट अकाउंट डेफिसिट यानी कि कैट की स्थिति बनी हुई है। सिंपल सी बात है, यही तो बार बार समझाया गया था आपको। आगे देखिए, एक निश्चित समय अंतराल में वस्तुओं के कुल निर्यात एवं व्यापार के कुल आयात के अंतर को शुद्ध निर्यात या फिर व्यापार शेष भी कहा जाता है। यानी कि एक निश्चित समय अंतराल में एक फिक्स में आप देखते होंगे एक वित्तीय वर्ष में या फिर एक फाइनेंशियल ईयर में वस्तुओं का जो कुल निर्यात हो रहा है और वस्तुओं का जो कुल आयात हो रहा है, इन दोनों के अंतर को ही हम लोग शुद्ध निर्यात कहते हैं, और इसी को ही हम लोग जो है वो व्यापार शेष भी कहते हैं। व्यापार शेष शुद्ध निर्यात यही है, जो ऊपर समझाया वही है ना। इसके अलावा शुद्ध निर्यात जो है वो आपका सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है, जिसको हम लोग व्यापार अधिशेष या व्यापार घाटा कहते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आपका शुद्ध निर्यात सकारात्मक है तो उसको हम लोग व्यापार अधिशेष कहेंगे, और वहीं आपका व्यापार अधिशेष नकारात्मक है तो उसको हम लोग व्यापार घाटा कहते हैं, यानी कि ट्रेड डेफिसिट कहेंगे। और जो आपका शुद्ध निर्यात जो है, यानी कि जो आपका शुद्ध निर्यात जो हो रहा है, यानी कि वस्तुओं का आयात और निर्यात का जो अंतर है उसको हम बोलते हैं शुद्ध निर्यात। ये जो है वो आपका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। अगर नेगेटिव होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रेड डेफिसिट, और अगर पॉजिटिव रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ये आपका सरप्लस, ट्रेड सरप्लस। तो ये आपका डेफिसिट बीओपी कहलाता है, ये आपका सरप्लस बीओपी कहलाता है। यहाँ पे कुल जो निर्यात है वो ज़्यादा है कुल आयात से, और यहाँ पे कुल निर्यात कम है कुल आयात से। ना सॉरी, यहाँ पे कुल निर्यात जो है वो आपका कम है कुल आयात से, और यहाँ पे कुल निर्यात जो है वो ज़्यादा है कुल आयात से। तो इसी को ही हम लोग जो शुद्ध निर्यात जो है उसी को ही हम लोग बीओटी यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। ये भी आपको पता हो गया। और ये भी याद रखिएगा कि भारत जो है वो आपका 2005 से देखिएगा कि लगातार अभी तक 2026 तक व्यापार घाटे की स्थिति यहाँ पे बना हुआ है। और व्यापार घाटे की स्थिति हम लोग चालू खाते में देखते हैं, करेंट अकाउंट में मतलब चालू खाते में व्यापार घाटे की स्थिति है, जबकि पूंजी खाते में तो ठीक ठाक है। इसके अलावा इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व वर्तमान में कितना है वो भी आप चेक कर लीजिएगा 2026 में, और वो सभी डाटा भी आप यहाँ पे लिखिएगा। क्या है कि यहाँ पे डाटा तो लिखा हुआ नहीं है भाई, इसलिए डाटा वगैरह आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो याद रखिएगा जो आपका शुद्ध निर्यात है इसी को ही हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं, ठीक है। शुद्ध निर्यात में हम लोग व्यापार घाटा और व्यापार अधिशेष को शामिल करते हैं। और शुद्ध निर्यात मतलब क्या बोल रहे हैं, वस्तुओं का कुल निर्यात और वस्तुओं का कुल आयात दोनों का जो अंतर है वही आपका शुद्ध निर्यात कहलाता है, नेट एक्सपोर्ट कहलाता है, या फिर इसी को ही हम लोग व्यापार शेष कहते हैं, और इसी को ही हम लोग बीओटी यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं, ठीक है ना। तो बीओटी यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो आपका बीओपी का ही छोटा सा पार्ट है। आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गया है, और इसको केवल एक दो बार केवल आप रिवीजन कर लीजिएगा ना, चीज़ें आपको आसान हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए तो 2005 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में लगातार व्यापार घाटे की जो है वो स्थिति बनी हुई है, जिसका निम्नलिखित कारण है। तो 2005 के बाद अभी तक देखिएगा तो भारत में व्यापार घाटे की स्थिति बनी हुई है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे का रीज़न देख लो, 5-6 को रीज़न है। पहला रीज़न है आपका, बोला जा रहा है कि 2005 के बाद भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतर्प्रवाह में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। क्या बोले हम, 2005 के बाद देखिए कि भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि 2005 के बाद विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई बड़ा है, यानी कि उनका इनफ्लो ज़्यादा हुआ है, तो ऐसे में प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हुई है। यानी कि एफडीआई
बढ़ा है, तो ऐसे में क्या होगा, आपका पर कैपिटा इनकम इसमें भी वृद्धि हुई है। क्या हुई है, इसमें भी वृद्धि हुई है। परिणाम क्या हुआ, परिणाम स्वरूप वस्तुओं एवं सेवाओं के मांग में वृद्धि हुई है। तो देखो, एफडीआई का इन्फ्लो ज़्यादा हुआ है, तो पर कैपिटा इनकम में भी, लोगों के पर कैपिटा इनकम में भी क्या हुई, वृद्धि हुई है। इससे परिणाम क्या हुआ है कि आपका वस्तु और जो सेवा है इसके मांग में क्या होने लगी है, धीरे धीरे वृद्धि होने लगी है। और वस्तु और सेवाओं के मांग में वृद्धि हुई है, तो इससे आपका उपभोक्ता वस्तु और ऊर्जा आयात में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, जो कि व्यापार घाटे को बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक ना। तो अब लोग जो है वो, जैसे ही लोगों की आय बढ़ी है, वो सभी डिमांड करने लगे हैं वस्तुओं का, सेवाओं का। तो ऐसे में उपभोक्ता वस्तुओं का, साथ ही साथ ऊर्जा का आयात, सभी में क्या हुआ, अप्रत्याशित एकदम वृद्धि हुआ है, जो कि व्यापार घाटे को बढ़ाने में ये सभी क्या किए, महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। अच्छा, पूंजीगत वस्तु अगर हम लोग आयात किए, यानी कि मशीन लाए, आय बढ़ा, तो लोग लग्जरियस आइटम्स को भी मंगाने लगे, गोल्ड मंगाने लगे, कार मंगाने लगे, जिससे आपका जो है वो फिजिकल डेफिसिट हुआ कि नहीं हुआ। जी हाँ। आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड नंबर पॉइंट बोला जा रहा है कि 2005 के बाद उच्च जीडीपी वृद्धि, यानी कि हाई ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में वृद्धि हुआ, यानी कि जीडीपी में वृद्धि हुई 2005 के बाद। उसके बाद उच्च जीडीपी वृद्धि दर के कारण देखिए कि पूंजीगत वस्तुओं का, यानी कि मशीनरी का, विलासिता वस्तु यानी कि लग्जरियस आइटम्स का, जैसे कि सोना, महंगी महंगी कार, इन सभी के आयात में वृद्धि हुई। तो इससे भी आपका ट्रेड डेफिसिट होगा ही ना। 2005 के बाद देखिए कि आपका जीडीपी, मतलब उच्च जीडीपी वृद्धि दर के कारण पूंजीगत वस्तुओं के आयात में क्या होने लगी, धीरे धीरे वृद्धि होने लगी, और ये भी आपका ट्रेड डेफिसिट का कारण हुआ, व्यापार घाटा। तो ट्रेड डेफिसिट यानी कि व्यापार घाटा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, थर्ड नंबर, 2005 में वैश्विक वित्तीय संकट के कारण वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में कमी हुई। तो 2008 में क्या हुआ था, वैश्विक वित्तीय संकट हुआ था, यानी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, जिसके कारण जो भी वस्तु और जो भी सेवा है इसके निर्यात में क्या हुआ था, निर्यात में कमी हुआ था। तो मीन्स आयात ज़्यादा रहेगा और निर्यात कम रहेगा, तो ये भी आपका ट्रेड डिफिसिट होगा ना। पूरे विश्व में देखिए निर्यात घट गया था, निर्यात हो ही नहीं रहा था, तो हम लोग का भी निर्यात नहीं होगा, और निर्यात ऐसे भी कम है और कम हो जाएगा, तो दिक्कत ही है ना। तो ट्रेड डिफिसिट यानी कि व्यापार घाटा होगा ही होगा। फिर चौथा नंबर पॉइंट बताया जा रहा है कि 2010 से 2014 के मध्य में पोस्ट रिसेशन इफेक्ट, यानी कि मंदी के बाद भी जो उसका प्रभाव तो रहता है ना, तो उसके कारण उच्च महंगाई दर के कारण भी आयात में वृद्धि हुई थी और निर्यात में कमी आई थी, जिससे आपका व्यापार घाटे को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी कि 2008 में तो आपका ग्लोबल लेवल पे दिखे होंगे कि आपका रिसेशन का प्रभाव रहा था, यानी कि ग्लोबल लेवल पे वित्तीय संकट यानी कि फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2008 में। फिर 2008 के बाद 2010 से लेकर 2014 तक देखिएगा कि वो जो ग्लोबल फाइनेंशियल जो रिसेशन आया था उसका प्रभाव आया था बहुत बाद में भी, बाद तक इसका प्रभाव रहा, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट रिसेशन इफेक्ट, जिसके कारण भी देखिएगा कि आपका महंगाई बढ़ते रहा और साथ ही साथ आयात में भी वृद्धि हुई, जो भी आपका क्या किया, व्यापार घाटे की स्थिति को बढ़ाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद देखिए कि 2008 से लेकर 2015 के मध्य में मिडिल ईस्ट क्राइसिस हुआ था, 2008 से 15 के बीच में, और इसके कारण जो भी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार है उसमें ऊर्जा की मात्रा में वृद्धि हुई थी। अभी वर्तमान में भी आप इसको जोड़ोगे कि आपका 2026 में भी आपका रसिया और इजराइल के बीच में, रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है, इजराइल और हमास के बीच में युद्ध हो रहा है। इसके अलावा ये आपका देखते होंगे ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध हो रहा है। तो इससे भी आपका अंतर्राष्ट्रीय जो भी ऊर्जा बाजार है, यहाँ पे ऊर्जा के मूल्य में वृद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 2020 और 2021 के बाद देखिए कि कोविड प्रभाव के कारण भी कि आपूर्ति जो चेन है, यानी कि जो खाद्य जो श्रृंखला है, यानी कि जो आपूर्ति जो श्रृंखला है उसके भी टूटने के कारण आयात में वृद्धि हुई है। ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया? जी हाँ। तो ये सभी तो रीजन है ही, इन सभी कारण देखिए कि आपका जो है वो हमेशा लगातार बढ़ते आया है चालू खाता में जो है घाटा, यानी कि करेंट अकाउंट डेफिसिट यहाँ से होते आया है। इसके अलावा देखिए कि 1993 में ही रंगराजन समिति 1993 की रिपोर्ट के अनुसार भारत जैसे विकासशील देश के लिए चालू खाते पे जो
घाटा है वो जीडीपी का 2% से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि रंगराजन समिति का रिपोर्ट आया तो उसमें बोला था ये रिपोर्ट के द्वारा कि भारत जैसे जो भी विकासशील देश है यहाँ पे जो आपका ट्रेड डेफिसिट जो है यानी कि चालू खाते पे जो घाटा है यानी कि करेंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो आपका टोटल जीडीपी का 2% से अधिक नहीं होना चाहिए। किंतु आरबीआई के अनुसार चालू खाते पर जो घाटा है वो जीडीपी के 2.5 से लेकर 3% के मध्य होना चाहिए। रंगराजन समिति बोला कि 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, टोटल जीडीपी का 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए करेंट अकाउंट डेफिसिट, और आरबीआई के अनुसार ये 2.5 से 3% के बीच होना चाहिए। फिर आपका आर्थिक सर्वेक्षण आया था, इकोनॉमिक सर्वे आया था 2020-21 नहीं, अब इसको मान लो ना कि 2024-25। तो इकोनॉमिक सर्वे आया था 2024-25, इसके अनुसार चालू खाते पर जो घाटा जो है वो कुल जीडीपी का 0.2% था। और इसका मुख्य कारण क्या था, तो 2000 मतलब कि 20-21 में वित्तीय वर्ष के प्रथम चरण में और द्वितीय तिमाही में देखते होंगे कि आपका क्या हुआ था कि चालू खाते पर अधिशेष की स्थिति थी। अच्छा ये छोड़ो, उस टाइम का था, अभी तो फिर दिक्कत है। अच्छा केवल यहाँ पे एक अपवाद बता दीजिएगा ना कि चालू खाते पे जो चालू खाते पे देखिएगा कि आपका व्यापार अधिशेष की स्थिति केवल लॉकडाउन के टाइम आया था, जो कि आपके शॉर्ट टर्म के लिए रहा था। क्यों हुआ था, क्योंकि वहाँ पे वस्तुओं के आयात में और निर्यात में क्या हुआ था, कमी हुआ था। यानी कि वस्तुओं के आयात में हम लोग कमी किए थे और निर्यात हम लोग का था ही। इसके अलावा सेवाओं के आयात और निर्यात में हम लोग का किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ, उसमें वृद्धि हुआ और वो ऐसे भी सरप्लस ही है। लेकिन जो वस्तुओं का जो आयात था वो हम लोग का घट गया था। तो ऐसे में जो आपका करेंट अकाउंट जो डिफिसिट था कैड, वो आपका पॉजिटिव हुआ था, ठीक ना। तो वो आपका केवल कोरोना के टाइम में हुआ था, बाकी बात हमेशा जो है वो आपका ये रहा ही है, नेगेटिव ही रहा है। बाकी बात हमेशा पॉजिटिव रहता है, सॉरी बाकी बात हमेशा जो है नेगेटिव ही रहा है, लेकिन वो केवल कोरोना के टाइम जो है वो पॉजिटिव हुआ था शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ समय के लिए। इसमें और भी डाटा आपको ऐड करना पड़ेगा, इसी डाटा के साथ एग्ज़ाम में नहीं जा सकते हो, समझे ना बात को। जी हाँ, आगे नेक्स्ट पॉइंट देखिए। तो यहाँ पे देखिए कि आपका चालू जो खाता है वो आपका करेंट अकाउंट पूरा कंप्लीट हो गया है। करेंट अकाउंट में इतना ही पूछा जाएगा, इतना ही ज़्यादा कुछ है नहीं। इतना भी डाटा रहेगा, इतना भी डाटा आप नहीं लिख पाइएगा एग्ज़ाम में, तो इसमें और भी जोड़ जाड़ के फिर थोड़ा बहुत हो जाएगा, मैनेजेबल है, ठीक है ना। तो चालू खाता के बारे में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं और ज़्यादा पढ़ना नहीं है। तो चालू खाता कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं पूंजी खाता के बारे में। नेक्स्ट आपका पूंजी खाता के बारे में देखेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में। तो पूंजी खाता के बारे में बोला जा रहा है क्या, तो वो देख लीजिए। पूंजी खाता यानी कैपिटल अकाउंट, इसमें बोला जा रहा है कि भुगतान संतुलन का पूंजी खाता यानी कि कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। ये पूंजी खाता हम लोग किसको शामिल करते हैं, तो बोला जाता है कि इसमें वैसे मदों को यानी वैसे आइटम्स को रखा जाता है जिसमें ब्याज देता यानी कि भुगतान या फिर मूलधन पुनर्भुगतान दोनों पे लायबिलिटी यानी कि देनदारी देना पड़ेगा आरबीआई को। ओके, यानी पूंजी खाता में हम लोग वैसे आइटम्स को वैसे मदों को शामिल करते हैं जिसमें हम लोगों को ब्याज देना पड़ेगा। अगर हम लोग किसी देश से लोन लिए तो लोन भी देना पड़ेगा यानी मूलधन देना पड़ेगा, साथ ही साथ ब्याज भी देना पड़ेगा। यानी कि गवर्नमेंट के ऊपर लेनदारी यानी कि लायबिलिटी में क्या होगा, वृद्धि होगा। तो ऐसे मदों को हम लोग पूंजी खाता में शामिल करते हैं। जी हाँ, एग्जाम्पल के लिए बोला जा रहा है कि विदेशी देश हम लोग को लोन दिया तो हमको उसको ब्याज के साथ साथ मूलधन तो देना ही होगा ना। गवर्नमेंट अगर लोन लेता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉवरेन लोन यानी कि संप्रभु लोन। अगर कोई व्यक्ति या फिर विदेशी कंपनी लेता है विदेशों से, अगर कोई व्यक्ति या फिर कंपनी लोन लेता है विदेशों से तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल कैपिटल बोरोइंग यानी कि ईसीबी, समझे। तो ये जो लोन है यह भी आपका दो प्रकार से लिया जाता है। एक तो आपका सरकार लेता है जिसको हम लोग सॉवरेन लोन या फिर संप्रभु ऋण कहते हैं, और दूसरा आपका कंपनी लिया या फिर कोई व्यक्ति लिया विदेश से लोन तो उसको हम लोग बोलेंगे ईसीबी यानी कि एक्सटर्नल कैपिटल बोरोइंग। आगे देखो, पूंजी खाता में हम लोग किसको शामिल करते हैं, तो बोला जा रहा है कि पूंजी खाते में हम लोग एनआरआई जमा यानी डिपॉजिट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई, विदेशी संस्थागत निवेश यानी कि आपका फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट यानी कि एफआईआई, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी कि एफपीआई, विदेशी ऋण या फिर उधार यानी कि एक्सटर्नल यानी कि फॉरेन लोन या फिर फॉरेन बोरिंग इसको। इसके अलावा जो आपका बैंकिंग का पूंजी है यानी कि बैंकिंग कैपिटल, इसको शामिल किया जाता है। तो पूंजी खाता में किसको शामिल करें, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब याद रखिएगा कि जो आपका पूंजी खाता है इसको फिर से हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में, दो भागों में बांट दिए।
जी हाँ, पूंजी खाता को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं स्वप्रेरित पूंजी का अंतर्प्रवाह या फिर बहिर्प्रवाह। एक तरफ तो आपका हो जा रहा है स्वप्रेरित पूंजी का अंतर्प्रवाह या फिर बहिर्प्रवाह, यानी कि ये खुद ब खुद आ रहा है। और एक तरफ हो जाता है आपका प्रेरित पूंजी का अंतर्प्रवाह या फिर बहिर्प्रवाह। यानी कि स्वप्रेरित पूंजी का अंतर्प्रवाह यानी कि अंतर्प्रवाह बहिर्प्रवाह, यानी कि ये अपने आप होता है, जैसे कि एफडीआई, एफपीआई, एफआईआई, एनआरआई डिपॉजिट, ये सब भी अपने आप आता है। और दूसरा हो जाएगा आपका प्रेरित पूंजी का अंतर्प्रवाह या फिर बहिर्प्रवाह। इसमें हम लोग विदेशी ऋण को, विदेशी उधार को शामिल करते हैं। और ये जो आपका विदेशी ऋण है, विदेशी उधार जो है, ये आपका दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका बाह्य लोक उधार, जैसे कि आप वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, आसियान डेवलपमेंट बैंक से, इसको हम लोग अगर लोन लेते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं सरकार का जो है वो विदेशी ऋण कहते हैं, यानी कि संप्रभु ऋण कहते हैं। इसके अलावा दूसरा हो जाएगा आपका बाह्य व्यापारिक उधार, यानी कि अगर कोई निजी क्षेत्र या फिर निजी कंपनी या फिर कोई व्यक्ति के द्वारा विदेशों से लोन लिया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ईसीबी, यानी कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कहते हैं। निजी क्षेत्र में आपका दो तरह का शामिल होंगे। निजी क्षेत्र में आपका व्यक्ति भी शामिल हो जाएगा, निजी क्षेत्र में आपका निजी उपक्रम यानी कोई भी कंपनी भी शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो दो तरह से देखिए, एक तो हो जाएगा आपका स्वप्रेरित पूंजी का अंतर्प्रवाह और बहिर्प्रवाह, वो हो जाएगा आपका अपने आप आ रहा है एफडीआई, एफपीआई और एफआईआई, एनआरआई डिपॉजिट इत्यादि, ये अपने आप आ रहा है। और दूसरा हो जाएगा आपका प्रेरित पूंजी का अंतर्प्रवाह और बहिर्प्रवाह, यानी कि विदेशी ऋण हो गया या फिर विदेशी उधार, ये भी आपका दो तरह सा है। एक तो हो जाएगा आपका संप्रभु लोन, यानी कि जो सरकार ले रहा है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से या फिर विदेशी देशों से। और दूसरा हो जाएगा आपका ईसीबी, यानी कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, जो कि आपका निजी क्षेत्र ले रहा है, निजी क्षेत्र में आपका व्यक्ति और निजी उपक्रम दोनों शामिल हो जाएगा। एक चीज़ देखिए, क्रूड ऑयल हम लोग मंगाते हैं, यानी कि जो हम लोग कच्चा तेल मंगाते हैं वो भी आपका ईसीबी में ही काउंट होता है, यानी कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में काउंट होता है। ये आपका अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगर 3 वर्ष से कम का अगर उधार लेते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग ईसीबी में शामिल करते हैं। और अगर अच्छा देखो, ईसीबी भी जो है ना, ईसीबी ये भी आपका दो तरह का होता है। अगर 3 साल से अगर कम समय के लिए आप उधार ले रहे हो तो उसको हम लोग बोलेंगे शॉर्ट टर्म ईसीबी। और अगर आप 3 साल से ज़्यादा समय के लिए उधार ले रहे हो तो उसको हम लोग बोलेंगे लॉन्ग टर्म ईसीबी। समझ में आ गया? जी हाँ। आगे देखो, इसको एक दो बार रिवीजन कीजिएगा ना, क्लियर हो जाएगा। इकोनॉमी में बिना लाभ का पूंजी का हस्तांतरण नहीं होता, ये हम सभी को पता है। जो भी अर्थव्यवस्था है यहाँ पे बिना लाभ का, बिना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का किसी का भी जो है वो पूंजी का हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफर नहीं होता है। यदि ब्याज के लिए हो रहा है तो उसको हम लोग मोटिवेटेड कहते हैं, और यदि लाभ के लिए हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ मोटिवेटेड। फैमिली आपके ऊपर स्टडी में खर्च कर रही है, उसको हम लोग बोलेंगे हिडन प्रॉफिट। समझे? तो इकोनॉमी में यानी कि अर्थव्यवस्था में लाभ यानी बिना लाभ का कोई भी पूंजी जो है वो आपका ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो यदि अगर कोई भी पूंजी का ट्रांसफ़र ब्याज के लिए हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे मोटिवेटेड ट्रांसफ़र। या फिर अगर कोई भी लाभ के लिए अगर पूंजी का ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसको बोलेंगे सेल्फ मोटिवेटेड ट्रांसफ़र। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा, याद रहेगा एग्जाम तक, ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर जो आपका एनआरआई जो है वो इंडिया में पैसा रखते हैं, बिकॉज यहाँ पे उनको रिटर्न ज़्यादा मिलता है। और एनआरआई अकाउंट जो है वो आपका कैपिटल अकाउंट का ही पार्ट होता है, बताया गया है, पूंजी अकाउंट का ही पार्ट होता है ना। ठीक है, तो एनआरआई लोग ज़्यादातर पैसा भारतीय बैंकों में रखते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनका जो है वो इंडिया में रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको जो है रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है, और एनआरआई जो है वो आपका कैपिटल अकाउंट का ही पार्ट होता है। देखो, क्रूड ऑयल की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है क्रूड ऑयल यानी कि एक तरह से आपका कच्चा ऑयल होता है। ये आपका 3 तरह का होता है। एक होता है आपका स्वीट ऑयल जो कि मीठा होता है, एक होता है आपका सोबर ऑयल जो कि आपका खट्टा होता है, और एक होता है आपका ब्रेंट ऑयल जो कि आपका सल्फर की मात्रा उसमें देखिएगा कि आपका 0.35 से लेकर 0.5 तक होता है। और स्वीट ऑयल में सल्फर की मात्रा 0.5 से कम होता है प्रतिशत। और वहीं सोबर ऑयल की बात करें तो वहाँ पर 0.5 से लेकर मतलब कि सल्फर की मात्रा 0.5% से अधिक होता है। यानी कि सोबर ऑयल में मिलावट ज़्यादा है, क्या है कि यहाँ पे 0.5% से ज़्यादा होता है इस सल्फर की मात्रा। और ब्रेंट ऑयल में सल्फर की मात्रा 0.35% से 0.5% तक होता है। और स्वीट ऑयल में सल्फर की मात्रा 0.5% से कम होता है। और सोबर ऑयल में 0.5% से ज़्यादा होता है सल्फर की मात्रा, यानी कि यहाँ पे मिलावट ज़्यादा है।
इंडिया में देखो, इंडिया जो है वो आपका ब्रेंट ऑयल और आपका सोवर ऑयल जो है वो ज़्यादा मंगवाता है, स्वीट ऑयल नहीं मंगवाता है। स्वीट ऑयल में आपका जो है वो 0.5% से कम होता है सल्फर की मात्रा, और सोबर ऑयल में 0.5% से अधिक होता है सल्फर की मात्रा, यानी कि मिलावट ज़्यादा। और ब्रेंट ऑयल में सल्फर की मात्रा 0.35 से 0.5% तक होता है। तो ये याद रख लीजिएगा। क्रूड ऑयल के बारे में थोड़ा सा जानकारी यहाँ पे दिया गया है, उसको भी आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जो पूंजी खाता है इसको दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका सेल्फ मोटिवेटेड यानी कि स्वप्रेरित पूंजी का अंतःप्रवाह या बहिर्प्रवाह, और दूसरा है प्रेरित पूंजी का यानी कि मोटिवेटेड पूंजी का जो है वो अंतःप्रवाह या फिर बहिर्प्रवाह। इसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा, ये इंपॉर्टेंट है भाई। तो स्वप्रेरित सेल्फ मोटिवेटेड पूंजी का अंतःप्रवाह बहिर्प्रवाह देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ऑटोनोमस फ्लो ऑफ कैपिटल भी कहते हैं। तो जो सेल्फ मोटिवेटेड है, स्वप्रेरित जो है, उसको हम लोग ऑटोनोमस फ्लो ऑफ कैपिटल भी कहते हैं, और जिसके अंतर्गत एफडीआई, एफपीआई और एफआईआई, एनआरआई जमा इन सभी को शामिल करते हैं। और एफडीआई, एफआईआई, एफपीआई सबका जो है आपका डेफिनेशन सर आगे हम लोग को पढ़ाएंगे, तो वहाँ से इसको कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है ना। यानी हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे, ये सभी क्या है, एफडीआई, एफआईआई, एफपीआई क्या है सो। आगे देखिए सेकेंड नंबर, प्रेरित पूंजी का अंतर्प्रवाह या फिर बहिर्प्रवाह, यानी कि मोटिवेटेड पे ये जो है कैपिटल का इनफ्लो और आउटफ्लो। इसके अंतर्गत हम लोग बाह्य लोक उधार और बाह्य व्यापारिक उधार यानी कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग और साथ ही साथ ट्रेड क्रेडिट को शामिल करते हैं। अब एक एक करके देखेंगे। पहला देखेंगे हम लोग बाह्य लोक उधार क्या है सो, फिर हम लोग देखेंगे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग यानी कि बाह्य व्यापारिक उधार। एक तो है आपका बाह्य लोक उधार, पहले इसको समझ लो कि बाह्य लोक उधार के अंतर्गत बोला जा रहा है कि इसके अंतर्गत सरकार के द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय उधारों को शामिल किया जाता है। बाह्य लोक उधारों में सरकार अगर एक देश से उधार ले रहा है, दो देशों से उधार ले रहा है, तो उसको हम लोग इसमें शामिल करेंगे। यानी कि इसके अंतर्गत सरकार के द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय उधारों को यानी कि बोरोइंग को शामिल किया जाता है। और द्विपक्षीय उधार का शाब्दिक अर्थ है दो देशों के मध्य होने वाला लोन का यानी कि आपका ऋण का हस्तांतरण। और वहीं अगर दूसरी और जब सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं जैसे कि आईएमएफ हो गया, विश्व बैंक हो गया, आसियान डेवलपमेंट बैंक हो गया, या फिर और भी बहुत सारा देशों से उधार लिया जा रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे बहुपक्षीय लोक उधार या बहुपक्षीय उधार कहते हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया समझिए। दो तरह का यहाँ पर चीज़ें शामिल किया जा रहा है। एक है आपका बाह्य लोक उधार। बाह्य लोक उधार में आपका द्विपक्षीय लोक उधार भी शामिल होगा और आपका बहुपक्षीय लोक उधार भी शामिल होगा। अगर दो देशों के बीच में लोन का ट्रांसफर हो रहा है उसको लोग बोलेंगे द्विपक्षीय लोक उधार। और वहीं अगर भारत जो है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से, आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, आसियान डेवलपमेंट बैंक से, अगर इन सभी से अगर लोन लेता है उसको लोग बोलेंगे बहुपक्षीय लोक उधार। ठीक है जी हाँ, ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा समझिए, आगे बढ़िए। सेकेंड नंबर पॉइंट आ जाएगा आपका ईसीबी, जिसको हम लोग बोलते हैं बाह्य लोक उधार, या फिर इसी को हम लोग बाह्य व्यापारिक उधार, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल बोरिंग, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग यानी कि बाह्य व्यापारिक उधार। तो बोला जा रहा है कि इसका जो प्रत्यक्ष जो संबंध है वो आपका व्यापारिक उपक्रमों से यानी कि जितना भी आपका पब्लिक सेक्टर यूनिट है, व्यापारिक कंपनी है, उनसे होता है। जब व्यापारिक उपक्रम यानी कि जो भी आपका ट्रेड पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होता है, यानी कि जो भी आपका व्यापारिक कंपनी होता है, वो अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार से अगर वो लोन लेती है, यानी कि बैंक लोन ले रही है या फिर बायर क्रेडिट ले रही है या फिर सप्लायर क्रेडिट ले रही है इत्यादि के रूप में अगर वो लोन लेती है, उसको हम लोग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग कहते हैं। ऊपर वाला जो बाह्य लोक उधार है ना, वो आपका संप्रभु लोन का एग्जाम्पल यानी कि सॉवरेन लोन कहलाएगा, और ये आपका एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग कहलाएगा। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार से जो भी व्यापारिक कंपनी लोन लेती है, या फिर वो बैंक लोन ले या फिर वो बायर क्रेडिट ले या फिर सप्लायर क्रेडिट ले, अगर इन सभी के रूप में अगर वो लोन लेती है तो उसको हम लोग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग कहते हैं। और इसकी जो प्रकृति होती है वो आपका सामान्यतः दीर्घकालिक के लिए होती है, यानी कि मिनिमम 3 साल अगर रहे तो उसको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म, और 3 साल से ज़्यादा रहे तो उसको हम बोलेंगे दीर्घकालिक, यानी कि वो आपका 3 साल से ज़्यादा रहेगा। ईसीबी का अगर मुख्य उद्देश्य की बात करें तो आपका ईसीबी का मुख्य उद्देश्य या तो पूंजीगत वस्तुओं के आयात या फिर नए प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन करना होता है। क्या बोले हैं कि ईसीबी का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि जो भी पूंजीगत वस्तुओं का आयात करना है या फिर नया प्रोजेक्ट को लगाना है जिसमें आपका लॉन्ग टर्म के लिए वो पैसा लेता है, लोन लेता है, जनरली 3 साल से ज़्यादा ही लेता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इसमें।
ठीक है, तो ये आपका समझ में आ गया होगा। जी हाँ, अब हम लोग को थोड़ा सा ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, बैंकिंग कैपिटल क्या होता है, इन सभी के बारे में हल्का हल्का जानना होगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। फिर हम लोग चालू खाता और पूंजी खाता के बीच में संबंध क्या है वो भी समझेंगे। एक मिनट रुकिएगा ज़रा सा। तो हम लोग देख लेते हैं तीसरा नंबर पॉइंट ट्रेड क्रेडिट के बारे में। अभी तक आपको बताया गया था कि पूंजी खाता जो है उसके दो प्रकार होते हैं पूंजी खाता के। पहला प्रकार हो जाएगा आपका स्वप्रेरित पूंजी का अंतर्प्रवाह या बहिर्प्रवाह, यानी कि सेल्फ मोटिवेटेड कैपिटल का इनफ्लो आउटफ्लो, जिसमें हम लोग एफडीआई, एफआईआई, एफपीआई को शामिल करते हैं। उसको उसका जो है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, उन सभी के बारे में आपको चारों के बारे में पढ़ना है। एनआरआई डिपॉजिट को भी यहीं पे पढ़ना है, एफडीआई, एफआईआई और एफपीआई को भी यहीं पे पढ़ना है। लेकिन हम लोग यहाँ पे सर नहीं पढ़ाए, इसको जब आगे पढ़ाएंगे तो उसको यहाँ पे इसको जो है वो मतलब जोड़ना है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका प्रेरित पूंजी का अंतर्प्रवाह जो बहिर्प्रवाह होता है, यानी कि जो आपका मोटिवेटेड कैपिटल का इनफ्लो और जो आउटफ्लो हो रहा है, ये आपका चार प्रकार से होता है। पहला तो है आपका बाह्य लोक उधार, और दूसरा है आपका बाह्य लोक उधार के बाद देखिएगा तो दूसरा है आपका है बाह्य व्यापारिक उधार, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। तीसरा है आपका ट्रेड क्रेडिट, और चौथा है आपका है बैंकिंग कैपिटल। ये चार तरह का आपका होता है प्रेरित पूंजी का अंतर्प्रवाह और बहिर्प्रवाह। तो इसमें से हम लोग पहला पढ़ चुके हैं बाह्य लोक उधार, ये हो गया है, जो कि आपका द्विपक्षीय और आपका बहुपक्षीय होता है। इसके अलावा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, ये भी आपका पढ़ चुके हैं कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग यानी कि ईसीबी के अंतर्गत जो है इसका जो संबंध है वो आपका व्यापारिक उपक्रमों यानी कि कंपनियों से होता है। और जब व्यापारिक उपक्रमों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार से बैंक का लोन या फिर बायर क्रेडिट या फिर सप्लायर क्रेडिट इत्यादि के रूप में लोन लिया जाता है, उसी को हम लोग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग यानी कि ईसीबी कहते हैं। और इसकी जो प्रकृति है सामान्यतः वो दीर्घकालिक होती है, यानी कि ये 3 साल से ज़्यादा ही होगा। और इसी ईसीबी का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि कोई भी पूंजीगत वस्तुओं का आयात करना है या फिर नया नया प्रोजेक्ट को लगाना है, यानी कि इसी को ही इम्प्लीमेंट यानी कि इसी का ही क्रियान्वयन करना है। तीसरा आ जाएगा आपका ट्रेड क्रेडिट। तो बोला जा रहा है कि ट्रेड क्रेडिट मतलब इसकी जो प्रकृति है वो आपका अल्पकालिक होती है, यानी कि वो 3 साल से कम के लिए होता है, और जिसमें हम लोग बायर क्रेडिट और आपका सप्लायर क्रेडिट को शामिल करते हैं। बायर यानी कि खरीदने वाला, और सप्लायर यानी कि बेचने वाला, देने वाला, ग्राहक हो गया, और एक तरफ हो गया आपका उपभोक्ता, ऐसा हो गया ना। ग्राहक ही तो आपका बायर क्रेडिट कहलाएगा ना, जी हाँ। और सप्लायर मतलब कि जो आपूर्ति करता है सो। तो ट्रेड क्रेडिट की जो प्रकृति है वो आपका अल्पकालिक होती है, जबकि ईसीबी की प्रकृति आपका दीर्घकालिक होता है। ट्रेड क्रेडिट के अंतर्गत हम लोग बायर क्रेडिट को और सप्लायर क्रेडिट को शामिल करते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप थोड़ा सा गूगल वगैरह कर लीजिएगा, बायर क्रेडिट और सप्लायर क्रेडिट का हिंदी, और इसका थोड़ा सा डिफिनेशन वगैरह के बारे में हल्का फुल्का देख लीजिएगा। अगर 3 साल से ज़्यादा रहेगा ईसीबी का पार्ट तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, अच्छा सॉरी, अगर 3 साल से ज़्यादा रहेगा अगर उधार तो आपका ईसीबी का पार्ट होगा, और 3 साल से अगर कम रहेगा लोक उधार तो आपका ट्रेड क्रेडिट का पार्ट होगा। और ट्रेड क्रेडिट में ही हम लोग जो है वो आपका बायर क्रेडिट और आपका सप्लायर क्रेडिट को शामिल करते हैं। चौथा हो जाएगा आपका बैंकिंग कैपिटल। तो बैंकिंग कैपिटल का भी अंतःप्रवाह या बहिर्प्रवाह होता है, जिसको हम लोग प्रेरित पूंजी का अंतर्प्रवाह बहिर्प्रवाह में शामिल करते हैं। इसके भी 3 घटक होते हैं। पहला घटक हो जाएगा आपका व्यावसायिक बैंकों का जो भी विदेशी परिसंपत्ति है उसमें, यानी कि जो एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो यूएई यानी कि यूनाइटेड अमीरात अरब में जाकर, ठीक है ना, वहाँ पे जाकर फ्लैट खरीदेगा और उसके बाद अपना ब्रांच खोल देगा, तो उसको हम लोग बोल देंगे व्यावसायिक बैंकों का विदेशी परिसंपत्ति। क्या बोले हम, व्यावसायिक बैंकों का विदेशी परिसंपत्ति, यानी जो भी व्यावसायिक बैंक है हमारा भारत में उन सभी का विदेशी परिसंपत्ति, यानी कि वो गया दुबई में या गया वो ब्रिटेन में, वहाँ पे जाके ज़मीन खरीदा और वहाँ पे अपना ब्रांच खोल दिया, तो वो एसबीआई कंपनी का जो व्यावसायिक कंपनी है, बैंक है, उसका विदेशी परिसंपत्ति हुआ कि नहीं हुआ। इसके अलावा आपका एनआरआई डिपॉजिट यानी कि नॉन रेजिडेंशियल ऑफ इंडियंस का जो जमा होता है वो, इसके अलावा जो भी और भी यानी जो भी देनदारी होता है, लायबिलिटी होता है, वो सभी हम लोग बैंकिंग कैपिटल के अंतर्गत ही शामिल करते हैं। तो ये चारों चीज़ जो है वो आपका प्रेरित पूंजी का अंतर्प्रवाह और बहिर्प्रवाह में शामिल होता है, और ये सभी जो है वो आपका पूंजी खाता में ही शामिल होता है। आगे देखिए, 1997 से पहले पूंजी खाते पर जो है वो घाटे की स्थिति थी, आपको बताया गया था। फिर 1997 से लेकर वर्तमान में अभी तक की जो है पूंजी खाते पर अधिशेष की स्थिति है, ऐसा नहीं समझो इसको। 1947 से 1991 तक जो है वो आपका घाटे का स्थिति था, और 1991 से 2026 तक आपका जो है वो पॉजिटिव मतलब कि अच्छा
1947 से 1991 तक घाटे की स्थिति थी, और 1991 के बाद जब से हम लोग एलपीजी रिफॉर्म किए हैं तब से हम लोग का और वर्तमान 2026 तक ये पॉजिटिव ही रहा है पूंजी खाता। तो ओवरऑल देखिएगा कि आपका चालू खाता नेगेटिव है, पूंजी खाता पॉजिटिव है, और ओवरऑल देखिएगा बैलेंस शीट आपका नेगेटिव ही है। 1997 की बात करते हैं तो बोला जा रहा है कि 1997 में आंशिक तैरती हुई विनिमय दर को अपनाया गया था, और विदेशी विनिमय दर का उदारीकरण भी किया गया था। तो कारण क्या था? आंशिक तैरती हुई विनिमय दर यानी कि जो आपका फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, इसको हम लोग अपनाए थे, और साथ ही साथ हम लोग विनिमय दर का जो है वो उदारीकरण किए थे, यानी कि जो आपका विनिमय दर, जो विदेशी विनिमय दर है, यानी कि जो आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है उसका हम लोग लिबरलाइजेशन किए थे। ये सभी हम लोग आगे पढ़ेंगे जब थोड़ा सा ये टॉपिक, मतलब कि ना इस सिलेबस का हिडन पार्ट है, यानी कि विदेशी विनिमय दर व्यवस्था क्या है क्या नहीं है, वो आपका 4 तरह का होता है। एक तो आपका फिक्स एक्सचेंज रेट, एक होता है आपका पेग्ड एक्सचेंज रेट, एक होता है आपका मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, एक होता है आपका फुल फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ये चारों के बारे में आपको पढ़ना होगा क्या है क्या नहीं है। सो चारों के बारे में हल्का हल्का डिटेल से पढ़ लीजिएगा ना, ज़्यादा डिटेल से नहीं, मतलब थोड़ा बहुत ही पढ़ लीजिएगा ना, तो आपका काम बन जाएगा। तो वो आपको टाइम निकाल कर हमें हल्का सा पढ़ा दे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो पढ़ना ही आपको इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ तक की बातें आपको जो है वो समझ में आ गई है। अब आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट। तो बोला जा रहा है कि 1997 से पहले पूंजी खाते पर घाटा भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता थी, यानी कि पूंजी खाते पे हमेशा घाटा ही घाटा रहता था 1997 से पहले। फिर 1997 बाद विनिमय दर का उदारीकरण किए, और साथ ही साथ हम लोग जो है वो विनिमय दर का उदारीकरण भी किए, और दूसरा रीजन हम लोग क्या बताएं, आंशिक तैरती हुई विनिमय दर को हम लोग अपनाए। इसके बाद देखिए 1997 के बाद पूंजी खाते पर अब जो है वो अधिशेष की स्थिति बन गई है, जिसका मुख्य कारण क्या है, विदेशी पूंजी का स्वचालित अंतर्प्रवाह, यानी कि सेल्फ मोटिवेटेड फ्लो जो हो रहा है इनकम का, मतलब ये कैपिटल का इनफ्लो और आउटफ्लो जो हो रहा है उसका मेन रीजन है। यानी कि विदेशी पूंजी का जो स्वचालित प्रवाह हो रहा है, यानी कि जो आपका सेल्फ मोटिवेटेड, यानी कि एफडीआई, एफआईआई, एफपीआई, इसके अलावा एनआरआई डिपॉजिट, ये सभी के द्वारा देखिए इन सभी के कारण ही ज़्यादा जो है वो आपका ये सरप्लस में जा रहा है। यानी कि स्वप्रेरित पूंजी का जो अंतर्प्रवाह, जो बहिर्प्रवाह हो रहा है, इसके कारण ही आपका जो है पूंजी खाता वो पॉजिटिव में है। प्रेरित पूंजी का अंतर्प्रवाह बहिर्प्रवाह से उतना ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना ज़्यादा इससे लाभ नहीं मिल रहा है, मिल तो रहा है लेकिन ज़्यादा नहीं मिल रहा, सो बोले हम। अब आपका थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, चालू खाता और पूंजी खाता के मध्य में संबंध क्या है वो देख लीजिए, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जब चालू खाते के घाटे को पूंजी खाते के अधिशेष मिलाकर या अधिशेष विशेषकर स्वप्रेरित पूंजी प्रवाह से संतुलित किया जाता है, उसको हम लोग नियंत्रित व्यापार संतुलन कहते हैं। अच्छा समझो, हम लोग जानते हैं कि आपका जो चालू खाता है, करेंट अकाउंट है, यहाँ पे हमेशा डेफिसिट रहता है, और पूंजी खाता जो है वो यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव रहता है। और पूंजी खाता में भी आपका 2 तरह का खाता है, इसमें भी आपका एक है आपका स्वप्रेरित पूंजी का अंतर्प्रवाह बहिर्प्रवाह, यहाँ पे ज़्यादा आपका पॉजिटिव होता है, और एक होता है आपका प्रेरित पूंजी का अंतर्प्रवाह बहिर्प्रवाह, ये आपका नॉर्मल होता है। तो इससे बोला जा रहा है कि जो आपका चालू खाते पे जो घाटा है, यानी कि करेंट अकाउंट जो डेफिसिट है, उसको आप बैलेंस करने के लिए पूंजी खाता से, और पूंजी खाते में भी खास करके जो आपका स्वप्रेरित पूंजी का जो अंतर्प्रवाह जो बहिर्प्रवाह हो रहा है, यानी कि सेल्फ मोटिवेटेड आपका कैपिटल का इनफ्लो और जो आउटफ्लो है, इससे आप अगर उसको बैलेंस करते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं संतुलित, यानी कि उसको बोलते हैं हम नियंत्रित व्यापार संतुलन। समझे जो हम बोलना चाह रहे हैं, लैंग्वेज समझिए आप इसको लिख ले जाइएगा। यानी कि जब चालू खाते के घाटे को पूंजी खाते के अधिशेष और उसमें भी विशेषकर स्वप्रेरित पूंजी प्रवाह से संतुलित किया जाता है, तो इसी को ही हम लोग नियंत्रित व्यापार संतुलन कहते हैं। और वर्तमान समय में भारत का जो भुगतान संतुलन है वो नियंत्रित प्रकार का ही है। कैसा है? तो नियंत्रित प्रकार का ही है, यानी कि हम लोग करेंट अकाउंट में तो डेफिसिट हो ही रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग पूंजी यानी कि कैपिटल अकाउंट का जो अधिशेष हो रहा है उसको इससे हम लोग मैनेज करते जा रहे हैं। और कैपिटल अकाउंट में भी खास करके जो आपका स्वप्रेरित यानी कि सेल्फ मोटिवेटेड कैपिटल का जो इनफ्लो और जो आउटफ्लो हो रहा है, एफडीआई, एफआईआई, एफपीआई और एनआरआई डिपॉजिट से, उससे हम लोग इसको बैलेंस कर रहे हैं। अब भारत का भी ऐसे ही स्थिति है, भुगतान संतुलन जो कैसा है, नियंत्रित प्रकार का है वर्तमान समय में। किंतु जब चालू खाते के घाटे को संतुलित करने के लिए विदेशी उधार या फिर प्रेरित पूंजी का जो है वो प्रयोग किया जाता है, तो उसको हम लोग अनियंत्रित भुगतान संतुलन या फिर बीओपी क्राइसिस या फिर बीओपी जो है वो आर्थिक मतलब कि भुगतान संतुलन की संकट कहते हैं। सिंपल सी बात है। आप अगर आपके पास देखो एग्जांपल समझो ऐसा, अगर आपके पास महीना में आ रहा है 10,000 रुपया और आपका खर्चा है टोटल 11,000 रुपया, बीच में आप ट्यूशन भी पढ़ा दे रहे हो 1,000 रुपया, तो समझो घर से आ रहा है 10,000 रुपया, 1,000 रुपया आप ट्यूशन में कमा रहे हो, यानी कि 11,000 रुपया।
और 11,000 रुपया आपका खर्चा भी हो जा रहा है, यानी कि घर से आ रहा है आपका 10,000 रुपया और खर्चा हो रहा है 11,000 रुपया, और ऐसे में 11,000 यानी कि 1,000 रुपये घाटा हो रहा है। तो 1,000 रुपया जो है वो आप अपने ट्यूशन फीस को यहाँ पे बैलेंस कर दे रहे हो, जिसको बोलेंगे हम लोग नियंत्रित भुगतान संतुलन। ठीक है, वहीं आपका पैसा आ रहा है घर से 10,000 रुपया और आपका खर्चा हो रहा है 11,000 रुपया। अब खर्चा बढ़ गया है, अब खर्चा हो गया 12,000 रुपया और ट्यूशन से आपका आ रहा है 1,000 रुपया ही, यानी कि आपके पास पैसा 11,000 रुपया है, खर्चा 12,000 रुपया। तो ऐसे में आपको 1,000 रुपया और व्यवस्था करना है। पहले तो आप ट्यूशन के फीस से 1,000 रुपया व्यवस्था कर देते थे, अब ट्यूशन का फीस 1,000 रुपया मिल रहा है, लेकिन आपको खर्चा हो गया 12,000 रुपया, 1,000 रुपया और ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे में आप क्या करोगे, दूसरे जगहों से लोन लोगे या फिर किसी दोस्त यार से मांगोगे। उसको हम लोग अगर बोलते हैं कि अगर आप इसके लिए क्या करोगे, अगर इसके लिए आप विदेशी उधार लोगे तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, भुगतान असंतुलन की समस्या, या फिर उसी को हम लोग बोलते हैं अनियंत्रित भुगतान संतुलन, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं बीओपी क्राइसिस। समझ में आ गया ना? तो बस इसी को याद रखिएगा ना, बस यही 2 लाइन याद रख लीजिएगा ना, तो ये आप इसमें जो है वो संबंध स्थापित कर ले जाइएगा, बता दे जाइएगा। और ये ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, भुगतान संतुलन में जो है वो चालू खाता और कुंजी खाता के बीच में संबंध नहीं पूछेगा, बोलेगा हाँ दोनों के बारे में बताइए, तो आप दोनों के बारे में बता पाने में जो है वो सहज रहोगे भाई, बता दीजिएगा। समझे? तो अब देखिए, अभी तो आपको क्या बताया गया था कि बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में 3 तरह का खाता पढ़ते हैं। एक तो है आपका करेंट अकाउंट, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। एक है आपका कैपिटल अकाउंट, ये भी पढ़ चुके हैं। एक आपका फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार, वो हम लोग अब पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्या है, विदेशी मुद्रा भंडार, यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेक्स रिजर्व के बारे में पढ़ना होगा, और ये भी जो है वो आपका बीओपी का ही पार्ट है। आगे देखिए, बीओपी बोले जाए भारत का सरप्लस रहेगा तो फॉरेक्स रिजर्व ज़्यादा होगा, यानी कि अगर बीओपी अगर भारत का सरप्लस रहेगा, अधिशेष रहेगा, तो भारत का फॉरेक्स रिजर्व भी ज़्यादा रहेगा। और बीओपी अगर ये डिफिसिट में रहेगा यानी घाटा में रहेगा, तो आपका फॉरेक्स रिजर्व भी कम हो जाएगा। ठीक है जी हाँ। तो आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार आरबीआई को विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक माना जाता है। तो आरबीआई एक्ट आया था 1934 में, उसके अनुसार जो आरबीआई है इसको विदेशी मुद्रा भंडार का यानी कि फॉरेक्स रिजर्व का संरक्षक यानी कि एक तरह से गार्जियन माना गया था। अधिशेष भुगतान संतुलन की स्थिति में अधिशेष रकम को विदेशी मुद्रा भंडार में रख दिया जाता है, और वहीं जब घाटे की स्थिति आती है तो वैसे में घाटे की रकम को विदेशी मुद्रा भंडार से घटाकर इसको जो है वो सॉल्व किया जाता है। यानी कि जब आपके पास ज़्यादा पैसा आएगा तो अब आप अपने जो है वो विदेशी मुद्रा भंडार में यानी कि आप अपने उसमें रख दोगे, बैंक में रख दोगे इस तरह से। और जब आपके पास घाटा आ जाएगा, घाटा स्थिति होगा, तब आप अपने बैंक से निकाल के पैसा उसको फुलफिल करोगे ना, यानी कि फॉरेक्स रिजर्व से निकाल के उसको घटा दिया जाता है। दूसरे शब्दों में बढ़ती हुई विदेशी मुद्रा भंडार भुगतान संतुलन पर अधिशेष की स्थिति को दर्शाती है, और वहीं घटती हुई विदेशी मुद्रा भंडार भुगतान संतुलन में जो है वो घाटे की स्थिति को दर्शाती है, यानी कि इसको इंडिकेट करती है। ये समझ में आ गया आपको? जी हाँ। और विदेशी फॉरेक्स रिजर्व में आपका 1991 में क्या प्रॉब्लम हुआ था, वो सभी हम लोग जब ग्रुप सी का जब क्लास करेंगे ना, तो वहाँ पे हम लोग उसको समझेंगे। ठीक है, आगे देखिए, विदेशी मुद्रा भंडार की अगर हम लोग बात करें तो विदेशी मुद्रा भंडार के 4 घटक होते हैं, 4 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन? पहला है आपका है विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति यानी कि फॉरेन करेंसी एसेट। दूसरा है विशेष आहरण अधिकार यानी कि स्पेशल ड्रॉइंग राइट, जिसको हम लोग एसडीआर कहते हैं। तीसरा होता है आपका सोना भंडार यानी कि गोल्ड रिजर्व। चौथा होता है आपका रिजर्व ट्रांच पोजीशन यानी कि आरटीपी। ठीक है, ये समझ में आ गया? जी हाँ। और इन्हीं चारों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है, तब जाकर आपका ये कंप्लीट होगा। ये वाला जो कहानी है ना, ये अभी आपको हम समझाएंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग एक एक करके इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, तो फॉरेन करेंसी एसेट क्या है। तो फॉरेन करेंसी एसेट यानी कि विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति इसको कहते हैं। तो बोला जा रहा है कि आरबीआई के द्वारा विभिन्न देशों के मुद्राओं को परिसंपत्ति यानी कि एसेट के रूप में स्वीकार करता है। तो आरबीआई जो है वो अलग अलग देशों के जो भी मुद्रा है इनको अपने परिसंपत्ति यानी कि एसेट के रूप में स्वीकार करता है, जिसे भारतीय रुपया जैसे कि जिसमें जो है जिसे बोला जा रहा है जिसे भारतीय रुपया या फिर यूएस डॉलर के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, यही चीज़ है। और इसके अलावा भारत के वाणिज्यिक बैंकों के एनआरआई खाताओं को भी इसमें जो है वो एनआरआई डिपॉजिट को भी इसमें जो है वो शामिल किया जाता है।
सिंपल सी बात याद रखिएगा कि आरबीआई जो है वो विभिन्न देशों के जो मुद्रा है वो उसको परिसंपत्ति के रूप में स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है, जिसे भारतीय रुपया या फिर यूएस डॉलर के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी कि जो भी आप लिए हैं, जैसे कि चाइना का युआन लिए हैं, तो युआन को वो भारत जो है वो आरबीआई जो है वो उसको परिसंपत्ति के रूप में इसको एक्सेप्ट करता है और फिर उसको जो है वो व्यक्त करता है, यानी कि उसको जो है वो किस में चेंज करेगा, वो या तो उसको भारतीय रुपये में चेंज कर दिया जाएगा या फिर उसको यूएस डॉलर में चेंज कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो भी वाणिज्यिक बैंक है, कमर्शियल जो बैंक है, उसमें जो भी आपका एनआरआई खाता जो है उसको भी इसी में शामिल किया जाता है, फॉरेन करेंसी एसेट में ही शामिल किया जाता है। अच्छा, एक चीज़ और देखिएगा, हार्ड करेंसी जो है वो आपका 5 तरह का है। एक यूएस का डॉलर है, यूरो है, येन है, पौंड है, रेमबिम्बी है, रेमबिम्बी को ही युआन कहा जाता है। तो ये आपका 5 गो हार्ड करेंसी है और यही 5 गो हार्ड करेंसी को, यानी कि जो बोले जा रहे हैं विभिन्न विदेशों के मुद्राओं को परिसंपत्ति के रूप में स्वीकार करता है आरबीआई, यानी कि यही 5 गो हार्ड करेंसी को ही स्वीकार करेगा, डॉलर को, यूरो को, येन को, पौंड को, रेमबिम्बी यानी कि युआन को, इसी 5 को करता है। इसके अलावा दूसरा आपका है इसका कंपोनेंट फॉरेक्स रिजर्व का, वो है आपका गोल्ड रिजर्व। बोला जा रहा है कि आरबीआई के द्वारा एक निश्चित मात्रा में सोने के भंडार को विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में रखना होता है, यानी कि एक निश्चित मात्रा में सोने के भंडार को, गोल्ड के रिजर्व को फॉरेक्स रिजर्व में शामिल करके रखा जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जब नए नोटों का प्रिंटिंग होगा या फिर जब आपका चालू खाते का घाटा होगा तो उसको वहाँ पर बैलेंस किया जाएगा। तो जब आप नए नोटों को छापोगे तो वहाँ पे आप ये जो है गोल्ड रिजर्व का प्रयोग करोगे, और जब कभी भी आप चालू खाते पर जो घाटा, यानी कि जो आपका कैपिटल अकाउंट, जो आपका कैड है, यानी कि कैपिटल अकाउंट डेफिसिट जो है, इसको जब भी आप बैलेंस करोगे तो उसमें भी आप ये इसका प्रयोग करोगे। किसका? तो आपका गोल्ड रिजर्व का प्रयोग करेंगे। तीसरा है आपका विशेष आहरण अधिकार, यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स। स्पेशल ड्राइंग राइट्स यानी कि एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स यानी कि विशेष आहरण अधिकार। ये एक तरह से क्या है, तो ये जो है वो एक तरह से कोटा होता है आईएमएफ में। क्या होता है? कोटा होता है आईएमएफ में, जिसमें बोला जाता है कि आपका एसडीआर यानी कि आपका पेपर गोल्ड के रूप में होता है, और एक होता है आपका आरटीपी। इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि आरटीपी मतलब क्या होता है? रिजर्व ट्रांसपोजिशन, रिजर्व ट्रांसपोजिशन। ये क्या है ये भी हम समझाएंगे आपको, ठीक है? पहले इसको समझ लो सेंटेंस को। तो बोला जा रहा है कि एसडीआर को पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेपर गोल्ड कहा जाता है, जिसका निर्माण आईएमएफ के द्वारा विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंकों की सहायता से किया जाता है। यानी कि एसडीआर जो है वो उसको पेपर गोल्ड कहा जा रहा है, और एसडीआर का जो निर्माण है वो आईएमएफ के द्वारा किया जाता है, वो भी विभिन्न देशों के जो भी केंद्रीय बैंक है इसकी सहायता से। यानी कि जो भी आईएमएफ है, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है, इसके द्वारा अलग अलग देशों का, जैसे कि अमेरिका का सेंट्रल बैंक, चाइना का सेंट्रल बैंक, रसिया का सेंट्रल बैंक, इजराइल का सेंट्रल बैंक, भारत का सेंट्रल बैंक, इन सभी की सहायता से ही एसडीआर यानी कि पेपर गोल्ड को जो है वो निर्माण किया जाता है। और जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जिसका मुख्य उद्देश्य भुगतान संतुलन के संकट को नियंत्रित करना होता है। और ये जो आपका एसडीआर है, एसडीआर का एक पर्पस ये होता है कि भुगतान संतुलन का जो संकट है, बीओपी का जो क्राइसिस है, इसको कंट्रोल करने के लिए इसका जो है वो प्रयोग किया जाता है। अब बोला जा रहा है कि सभी देशों को अपने अपने कुल कोटा का 25% जो भाग है वो आपका 5 गो अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं में, यानी कि हार्ड करेंसी में, जैसे कि डॉलर, यूरो, येन, पौंड, युआन यानी कि रेमबिम्बी में रखना होता है। और जिससे हम लोग क्या कहते हैं? विशेष आहरण अधिकार। यानी कि एक तरह से ये आपका स्पेशल ड्राइंग राइट्स है, स्पेशल आपका अधिकार है, जिसमें बोला जा रहा है कि एसडीआर जो है वो एक तरह से आपका पेपर गोल्ड होता है, जिसका निर्माण कैसे होता है? तो आईएमएफ के द्वारा अलग अलग, यानी कि विभिन्न देशों का जो केंद्रीय बैंक है इनके द्वारा किया जाता है। और इसका जो यूज है वो आपका भुगतान संतुलन का जो क्राइसिस है, जो संकट है, इसको कंट्रोल करने में किया जाता है। और इसी में बोला जाता है कि सभी देशों को अपने कुल कोटा का 25% जो भाग है वो आपका, मतलब कि इंटरनेशनल जो हार्ड करेंसी है उसमें रखना होता है। और इसी को हम लोग जो है वो स्पेशल ड्राइंग राइट्स कहते हैं। यानी कि ये एक तरह से आपका क्या है? कोटा है आईएमएफ में, जिसमें आपका बोला जा रहा है कि आपका एसडीआर के रूप में, यानी कि पेपर गोल्ड के रूप में आपके क्या करना है? कुल कोटा का 25% जो भाग है वो आपका डॉलर के रूप में, यूरो के रूप में, येन, पौंड, युआन और रेनबिम्बी इसके रूप में जो है वो आपको रखना पड़ेगा। और इसी में बोला जा रहा है कि आपका आरटीपी की बात कीजिए तो आरटीपी भी आपका एक तरह से कोटा है आईएमएफ में, और इसमें बोला जा रहा है कि आपका टोटल कोटा का 75% जो है वो आप अपने जो है वो भारतीय रुपयों में रख सकोगे।
अच्छा, ये हम लोग आगे समझेंगे। तो एसडीआर समझ में आया कि एसडीआर जो है वो एक तरह से आपका पेपर गोल्ड होता है, जो कि आपको आईएमएफ में एक तरह से कोटा दिलवाता है, और वहाँ पे क्या करेगा कि आपको अपने कोटा का 25% जो भाग है वो एसडीआर के रूप में आईएमएफ में जमा करना पड़ता होगा। अब बाद में जब आपके भुगतान संतुलन का क्राइसिस आएगा तब आप वहाँ से इसको निकालिए और अपने भुगतान संतुलन का जो समस्या है उसको आप सॉल्व कीजिए। अब हम लोग आरटीपी के बारे में देखेंगे। चौथा क्या है आरटीपी, जिसको बोला जा रहा है रिजर्व ट्रांच पोजीशन। क्या बोला जा रहा है? रिजर्व ट्रांच पोजीशन कहा जा रहा है। तो बोला जा रहा है कि आरटीपी जो है वो एक प्रकार का आईएमएफ में किसी भी देश का आपातकालीन खाता होता है, समझो। तो आरटीपी क्या है? तो आरटीपी जो है वो एक तरह से आईएमएफ में एक तरह से ये अकाउंट है, खाता है। कितना है? खाता है। और वो भी कैसा है? वो भी आपका आपातकालीन खाता है, जिसमें कुल कोटा का 75% जो भाग है वो आपका घरेलू मुद्रा के रूप में रखना होता है। किसके रूप में रखना होता है? तो आपका घरेलू मुद्रा के रूप में रखना होता है, समझो। आईएमएफ में एसडीआर जो है वो एक तरह से कोटा होता है, जिसमें आपका पेपर गोल्ड के रूप में, हार्ड करेंसी के रूप में आपको 25% रखना पड़ेगा। और दूसरा आरटीपी जो है वो भी आपका एक तरह से कोटा होता है आईएमएफ में, जहाँ पे बोला जा रहा है कि ये एक तरह से आपका कोटा होता है, एक तरह से आपका अकाउंट होता है, वो भी आपका इमरजेंसी अकाउंट होता है, आपातकालीन खाता होता है, जिसमें आपका जो कुल कोटा जो है उसका आपका 75% जो भाग है वो आपको अपना घरेलू मुद्रा के रूप में, हमारा भारत का घरेलू मुद्रा क्या है? आपका रुपीस, इंडिया मतलब कि रुपया, उसमें रखना पड़ेगा। ये चाइना का अपना घरेलू मुद्रा क्या है? तो रेनबिम्बी यानी कि युआन है, तो उसको युआन के रूप में 75% रखना पड़ेगा। आरटीपी के रूप में कोटा रखना पड़ेगा एक तरह से आईएमएफ में। समझ में आया? जी हाँ। फिर से पढ़ देते हैं हम, क्या है क्या नहीं, सो तब समझ में आएगा। आरटीपी जो है यानी कि रिजर्व ट्रांच पोजीशन जो है वो एक प्रकार का आईएमएफ में किसी भी देश का आपातकालीन खाता होता है, जिसमें कुल कोटा का 75% भाग जो है वो आपका घरेलू मुद्रा के रूप में रखना होता है। भारत के रूप में रखना होगा तो आपको भारतीय रूप में या रुपया में रखना होगा। अमेरिका का अगर रखेगा अमेरिका तो वो आपका अमेरिकी डॉलर में रखेगा, इस तरह से करके। और किसी भी सदस्य देशों के द्वारा भुगतान असंतुलन की स्थिति में कोटा के बराबर जो है वो लोन लिया जा सकता है, और इस आपातकालीन खाता को जनरल रिसोर्स अकाउंट भी कहा जाता है। यानी कि आपका वहाँ पे जितना कोटा है, यानी कि आपका कोटा कितना है? 75% है। तो 75% में आपका जितना आपका मूल्य बनेगा भारतीय रुपया का, तो आप उतना ही लोन ले सकते हो आईएमएफ से, समझे ना? जब आपका भुगतान असंतुलन की समस्या आएगी तो बोला जा रहा है किसी भी सदस्य देशों के द्वारा भुगतान असंतुलन की स्थिति में, यानी किसी भी सदस्य देशों के द्वारा भुगतान असंतुलन की स्थिति में कोटा के बराबर लोन लिया जा सकता है, और इस आपातकालीन जो खाता है इसको हम लोग जनरल रिसोर्स अकाउंट भी कहते हैं। इसको आप याद कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे देखिए, रिजर्व ट्रांच के अंतर्गत किए जाने वाले लोन की जो परिपक्वता अवधि होती है, यानी कि मैच्योरिटी जो पीरियड होता है वो आपका 7 वर्षों की होती है, जिसके ऊपर आईएमएफ का पर्यवेक्षण यानी कि सुपरविजन अधिकार नहीं होता है। यानी कि 7 साल के लिए आईएमएफ जो है वो आपको सुपरविजन यानी कि पर्यवेक्षण नहीं करेगा। यानी कि आप मेरे से लोन लिए हैं तो आप उस लोन का कहाँ पर यूज कर रहे हो, कहाँ यूज नहीं कर रहे हो, ये आईएमएफ नहीं दिखता है। साथ ही साथ इस लोन की जो प्रकृति होती है वो आपका शर्त रहित होती है, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कंडीशन नहीं होता है। और रिजर्व ट्रांच के अंतर्गत किए गए लोन का जो ब्याज जो दर है वो आपका अत्यंत कम होता है, और कभी कभी इसकी जो प्रकृति है वो आपका ब्याज रहित होता है, यानी कि इंटरेस्ट फ्री लोन आपको देता है। तो ही समझिए, आईएमएफ में आपका एक तरह से कोटा होता है एसडीआर और आपका आरटीपी। एसडीआर जो है वो आपका 25% हार्ड करेंसी में रखना पड़ेगा पैसा, और आरटीपी आपका एक तरह से इमरजेंसी अकाउंट होता है, जिसमें आप अपना जो है वो टोटल कोटा का 75% जो है वो आप अपने क्या करोगे, अपने मतलब कि घरेलू जो मुद्रा है भारतीय रुपया है, तो उसमें आप रख सकते हो, ऐसा है। और रिजर्व ट्रांच जो है वो आपको बदले में क्या देगा? इसके बदले में लोन देगा, और उस लोन को हम लोग कैसा कहेंगे, वो जो लोन देगा वो आपका उसमें उसका जो परिपक्वता जो अवधि होता है, यानी कि उसको आप 7 साल में चुकाना है आपको, और वो जो लोन आपको देगा उसमें आईएमएफ किसी भी तरह का सुपरविजन नहीं करेगा, उसमें किसी भी तरह का शर्त नहीं लगाएगा, और वो उसमें किसी भी तरह का ज़्यादा ब्याज नहीं लेगा, या फिर ब्याज रहित रहेगा, या ब्याज रहेगा भी तो बहुत कम रहेगा। इसके अलावा अगर आप लोन लेते हो तो उसको हम लोग क्रेडिट ट्रांच कहते हैं। देखो, इसके अलावा अगर तुम लोन लेते हो तो उसको हम लोग क्रेडिट ट्रांच कहते हैं, और रिजर्व गोल्ड के आधार पे ही आईएमएफ से लोन लिया जा सकता है, उसको हम लोग गोल्ड ट्रांच कहेंगे। देखो, एक होता है क्रेडिट ट्रांच, एक होता है आपका गोल्ड ट्रांच। ये सभी क्या है वो देखो। क्रेडिट ट्रांच होता है कि अगर कोई अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई कंपनी अगर लोन ले रही है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्रेडिट ट्रांच। इसको हम लोग बोलते हैं ईसीबी भी, ईसीबी ये भी कहते हैं। इसके अलावा कोई बैंक इसके अलावा कोई देश अगर लोन लेता है उसको बोलते हैं संप्रभु उधार
ये ऋण या फिर उसको बोलते हैं सॉवरेन लोन। इसके अलावा बोला जा रहा है कि अगर जो भी व्यक्ति जो है, व्यक्ति नहीं मतलब कि अगर अगर आपके देश में मतलब आपका जो फॉरेक्स रिजर्व में जितना आपके पास गोल्ड का रिजर्व है, आप उसी के आधार पे ही आईएमएफ से लोन ले सकते हो, समझो ना। ऐसा अगर आपके पास कोई आपका दोस्त आया और बोलेगा मनीष हमको 1,000 रुपया उधार दो, तो आप देखोगे भैया 1,000 वो क्षमता उसके पास है कि नहीं है चुकाने का। जी हाँ, चुकाने की क्षमता है तो आप उसको उधार दे दोगे। अगर वो बोलेगा हमको दो 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपया मेरे देने का भी क्षमता नहीं, उसको चुकाने का भी क्षमता नहीं है। तो ऐसे में इसलिए बोला जा रहा है कि रिजर्व गोल्ड के आधार पे ही, यानी कि आपके जितना क्षमता है उसके आधार पे ही आईएमएफ से आपको लोन दिया जाएगा, और उसी को हम लोग गोल्ड ट्रांच कहते हैं। और जहाँ पे भी लोन में ट्रांच का वर्ड जुड़ा हुआ रहेगा वो आपका आईएमएफ से जुड़ा हुआ रहेगा। ट्रांच जो है वर्ड लोन से संबंधित है और ये आपका आईएमएफ से जुड़ा हुआ रहेगा। अच्छा, तो देखो 3 तरह का लोन होता है। अगर गवर्नमेंट लोन लेती है उसको हम लोग बोलते हैं संप्रभु लोन। अगर आपका कंपनी लोन लेती है तो उसको बोलेंगे हम लोग व्यापारिक लोन। व्यापारिक लोन भी आपका 2 तरह का होता है, एक होता है आपका ये आपका एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग यानी कि ईसीबी, और एक होता है आपका ट्रेड क्रेडिट। ईसीबी अगर कोई भी व्यापारिक कंपनी ले रही है उसको बोलेंगे ईसीबी, और अगर कोई भी व्यक्ति ले रहा है लोन तो उसको बोलेंगे ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट का जो प्रकृति होता है वो आपका अल्पकालिक होता है, यानी कि 3 साल से कम के लिए होता है। और ईसीबी का जो प्रकृति होता है वो आपका लगभग 3 साल से ज़्यादा ही होता है। और एक होता है आपका बैंकिंग कैपिटल। बैंकिंग कैपिटल में भी आपका 3 तरह का चीज़ इसमें शामिल होगा। 3 तरह का चीज़ कौन कौन सा शामिल होगा, तो बोला जा रहा है एक तो आपका एनआरआई डिपॉजिट हो जाएगा। इसके अलावा आपका जो भी व्यवसायिक जो भी बैंक है उनका जो भी विदेशी परिसंपत्ति है उसको भी हम लोग बैंकिंग कैपिटल कहते हैं। इसके अलावा और भी जो अन्य देनदारी होता है, लायबिलिटी होता है, उसको भी इसी में हम लोग शामिल करते हैं। तो इस तरह से देखिएगा तो आपका जो है भुगतान संतुलन का जो टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कंप्लीट हो गया है। और इसी में हम लोग जो है वो बैलेंस शीट को भी पढ़े हैं, और बैलेंस शीट का जो है पूरा सीक्वेंस याद कर लेना, और अभी तक के सारे कंपोनेंट के मिलाकर जो है वो, यानी कि बैलेंस शीट में आपका करेंट अकाउंट और आपका कैपिटल अकाउंट इन दोनों के बारे में पढ़ना होता है। समझ में आ गया है? तो करेंट अकाउंट भी समझ में आ गया है, कैपिटल अकाउंट भी समझ में आ गया है, फॉरेक्स रिजर्व भी समझ में आ गया है, सभी का जो जो कंपोनेंट था वो भी आपका समझ में आ गया है। तो ये आपके लिए बेहतर है। अब इसी में ही कुछ कुछ थोड़ा सा आपका हिडन टॉपिक होता है सिलेबस में, जैसे कि आपका विदेशी विनिमय दर जो व्यवस्था है, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट का जो सिस्टम है, जिसमें आपका 4 तरह का शामिल होता है। फिक्स एक्सचेंज रेट यानी कि निश्चित विनिमय दर, इसके अलावा है मैनेज फ्लोटिंग रेट यानी कि प्रबंधित फ्लोटिंग रेट विनिमय दर, इसके अलावा है आपका तीसरा है फुल फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट यानी कि फ्री फ्लोटिंग विनिमय दर, और चौथा है आपका पेग्ड एक्सचेंज रेट यानी कि आंकी गई विनिमय दर। इन चारों के बारे में आप जब पढ़ लेते हो तो आपका जो है फॉरेन एक्सचेंज रेट यानी कि विदेशी विनिमय दर ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, और तब जाकर जो है वो आपका भुगतान संतुलन टॉपिक कंप्लीट होगा। और उसके बाद हम लोग को इसमें सिलेबस में दिया हुआ भुगतान संतुलन की समस्या यानी कि बीओपी की जो क्राइसिस है उस क्राइसिस के भी बारे में आपको पता होना चाहिए। तो फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे बीओपी क्राइसिस यानी कि भुगतान जो असंतुलन की जो समस्या हो रही है उसको हम लोग देखेंगे। और ये भी जो भुगतान असंतुलन की जो समस्या है वो आपका चालू खाता पे क्या है, पूंजी खाता पे क्या है, वो हम लोग जानेंगे, समझे। फिर हम लोग भुगतान संतुलन जो हो रहा है उसके पीछे का कारण देखेंगे, और तीनों कारण बहुत ही मेन है। एक तो आपका आर्थिक कारण है, एक आपका राजनीतिक कारण है, और फिर आपका एक तरह से आपका सामाजिक कारण है। उन तीनों को देखेंगे, ठीक है। और फिर इसको देखने के बाद जो है वो आपका ये पूरा कंप्लीट होगा ऐसे धीरे धीरे करके। आर्थिक कारण में हम लोग तो पूरा डिटेल से पढ़ेंगे आर्थिक कारण में क्या क्या है, जैसे कि व्यापार चक्र हो गया, आयात शुल्क हो गया, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जो भी निर्यात प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हो रही है ये भी आ जाएगा, मुद्रास्फीति की उच्च दर हो जाएगा, ये सभी आर्थिक कारण में आ जाएगा। राजनीतिक कारण में आपका राजनीतिक अस्थिरता हो जाएगा, लोक लुभावन नीति आ जाएगा। इसके अलावा सामाजिक कारण में उपभोग आदत और उपभोग वरीयता में परिवर्तन, सीमा पार या फिर पड़ोसी देशों में कि उसके संदर्भ में जो भी पूर्वाग्रह है ये सभी आ जाएगा। उसके बाद जो भी हम लोग पढ़ेंगे अनियंत्रित जो भुगतान संतुलन है, इसके कारण तो हम लोग जान जाएंगे। अब कारण के बाद उसको अनियंत्रित जो भुगतान संतुलन है उसको रोकने का उपाय भी तो हम लोग को देखना पड़ेगा ना। तो ये भी हम लोग जो है उपाय भी हम लोग 3 तरह का पढ़ते हैं। 3 तरह का उपाय कौन कौन है, एक तो आपका मौद्रिक नीति से संबंधित उपाय देखेंगे, एक आपका राजकोषीय नीति से संबंधित उपाय देखेंगे, इसी को हम लोग गैर मौद्रिक नीति उपाय कहते हैं। एक तो हम लोग देखेंगे अन्य जो नीतियां हैं जैसे कि सुशासन हो गया, आर्थिक कूटनीति हो गया, पर्यटन विकास हो गया, जनसंख्या नियंत्रण नीति हो गई, ये सब हो गया। तो मौद्रिक नीतिगत उपाय जो है वो आरबीआई करेगा, और जो आपका राजकोषीय नीतिगत उपाय या फिर जो भी अन्य नीतिगत उपाय है वो सभी आपका सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो उसको भी हम लोग देख लेंगे।
तो हम लोग नेक्स्ट एक ही वीडियो में हम लोग जो है वो सरकार का मतलब ये भुगतान असंतुलन की जो समस्या है उसको भी जानेंगे, और एक ही वीडियो में भुगतान असंतुलन को जो है वो कंट्रोल करने का जो है वो आपका प्रयास जो होता है उसको भी हम लोग समझेंगे। तब जाकर आपका जो है वो भुगतान संतुलन का जो समस्या वाला जो टॉपिक है वो टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर इसको छोटा छोटा पार्ट में हम लोग पढ़े तो 2 क्लास और लगेगा, और अगर हम लोग एक ही क्लास में अगर पूरा कंप्लीट कर दिया जाए तो आपका 3 क्लास में पूरा भुगतान संतुलन कंप्लीट। और बस आप केवल क्या कीजिएगा, वीडियो को 1 से 2 बार और रिवीजन कर लीजिएगा, और रिवीजन करने के बाद इसको थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में इसको देख लीजिएगा, इसका शॉर्ट नोट्स वगैरह बना लीजिएगा, तो फिर ये टॉपिक जो है वो आपके लिए आसान हो जाएगी, फिर दिक्कत नहीं होगा, समझे ना। तो ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो बस वीडियो में लगातार बने रहिए, ठीक है, आपको जो है वो परेशानी नहीं होगा। तो इस तरह से देखिएगा कि आपका जो ये टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट किए थे, ये टॉपिक भुगतान संतुलन का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ही, और ये इम्पोर्टेंट भी है, और ये हम लोग लेकर चल रहे हैं। इसका 2 क्लास आपका कंप्लीट हो गया ऑलरेडी, 1 क्लास इसका और आएगा, 1 या फिर 2 क्लास और आएगा, फिर आपका भुगतान संतुलन का जो टॉपिक है और साथ ही साथ भुगतान संतुलन की जो समस्या वाला जो टॉपिक है वो पूरा आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके साथ ही हम लोग इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।